आफ्टरनून एवरीवन। अभी हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, बाकी और पार्टिसिपेंट को आने दीजिए। 2-3 मिनट में हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। कोई एक मुझे कॉन्फर्म बोल सकते हैं क्या मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है सर, आ रहा है सर। थैंक यू। तो और 2-3 मिनट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। हेलो, हाँ अल्पना मैम, आपका कुछ डाउट है क्या? आपका हैंड रेज है। गुड आफ्टरनून once again and happy new year all of you. हेलो, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफर्म कीजिए ना। आ रहा है हैप्पी न्यू ईयर। ठीक, थैंक यू। तो आज हम लोग थोड़ा बेसिक जो हम लोग का सर्किट इंटरप्टर होता है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम लोग का फ्यूज रहेगा, एचआरसी फ्यूज रहेगा, उसके बाद एससीबी रहेगा, नॉर्मली ईएलसी भी रहेगा, आरसीबी रहेगा, आरसीसी भी रहेगा, उसके बाद बीसीबी रहेगा।
तो इसके ऊपर हम लोग बेसिक से ही कॉन्फ्यूजन, जितना भी हम लोग का कॉन्फ्यूजन रहता है वो सब क्लियर करेंगे, डाउट लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज बेसिकली क्या होता है हम लोग का? तो फ्यूज हम लोग का जो रहता है वो हम लोग का हीटिंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। जो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी रहता है उसके प्रिंसिपल में ये काम करता है। ये हम लोग का हमेशा सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्टेड होके रहता है। ये हम लोग का सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म है प्रोटेक्शन का, और ये बेसिक फॉर्म है। हम लोग जैसे ही घर में यूज करते थे पहले पहले, अभी तो बाकी सब एमसीबी एंड आरसीसीबी एंड आरसीबीओ ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन बेसिक प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिकल फ्यूज का हम लोग यूज करते थे। तो इसका ऑपरेटिंग टाइम बहुत लो होता है, 0.001 सेकेंड से भी होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको प्रिफर करते हैं थोड़ा। तो इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल भी रहता है, जैसे कि हम लोग डिस्कशन करेंगे अगर फ्यूज, इलेक्ट्रिकल फ्यूज के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जो मेटल हम लोग यूज करते हैं उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो उसका लो मेल्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए, कंडक्टिविटी उसका हाई रहना चाहिए। कंडक्टिविटी अगर ज्यादा रहेगा तो फिर रेजिस्टेंस उसका कम रहेगा, तो वहां पे हीट कम जनरेट होगा, नहीं तो ऐसे ही वो मेल्ट कर जाएगा वहां पे आप अगर। तो और उसके बाद फ्री फ्रॉम डिटोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ये वाला क्या है, जब हीट होता है तो अभी क्या होता है ना, नॉर्मल मटेरियल एक्सपांड होता है, उसके बाद जब भी वो ठंडा हो जाता है वो कंट्रैक्शन होता है, तो वहां पे फैटिग ऑकर हो सकता है। नहीं तो वो मॉइस्चर के टाइम में वहां पे मॉइस्चर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो वो सबको सिल्वर क्या करता है ना, थोड़ा अपोज करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और लो कॉस्ट भी होना चाहिए, अगर लो कॉस्ट नहीं रहेगा तो हम लोग एमसीबी के ऊपर जा सकते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक उसमें होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 10 एम्पियर या फिर 15 एम्पियर तक जो भी हम लोग का फ्यूज रहता है उसके अंदर हम लोग लीड एंड टीन को प्रीफर करते हैं। लीड रहता है हम लोग का 37% एंड टीन रहता है हम लोग का 63%। तो उसका कॉम्बिनेशन में हम लोग उसका फ्यूज मेटल जो रहता है, वायर जो रहता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। देन कुछ इसका इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रहता है जो कि आप लोग देखे होंगे, मल्टीपल क्वेश्चन में आता है, या फिर नॉर्मल ईसीबीएस में आता है, आप लोग IL6 में भी आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि उसका मिनिमम फ्यूजिंग करंट क्या होता है, फ्यूज रेटिंग क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट क्या होता है। तो जो हम लोग का करंट रहता है उसमें मेल्ट हो जाता है, फ्यूज वायर जितना करंट में वो मेल्ट हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका मिनिमम फ्यूजिंग करंट। उसके बाद फ्यूज रेटिंग, फ्यूज रेटिंग हम लोग का जितने में वो ऑपरेट करेगा, मान के चलिए 100 एम्पियर है या फिर 200 एम्पियर है या फिर 400 एम्पियर है, उसको हम लोग बोलेंगे कि फ्यूज रेटिंग नॉर्मली जो उसमें वो ऑपरेट कर सकता है। देन फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है ना, फ्यूजिंग फैक्टर ये एक रेशियो होता है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइडेड बाय फ्यूज रेटिंग। तो फ्यूज रेटिंग जो रहता है वो हमेशा कम रहता है, तो मिनिमम उसके इसीलिए वो क्या होता है ना, उसका फ्यूजिंग फैक्टर जो रहता है हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है। देन प्रोस्पेक्टिव करंट, प्रोस्पेक्टिव करंट क्या होता है, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, जिस टेम्परेचर में वो मेल्ट हो जाएगा उससे पहले ही जितना करंट उसका पीक करंट जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव करंट। देन मेल्टिंग टाइम, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग का प्री आर्किंग टाइम। मेल्टिंग टाइम क्या होता है ना, हम लोग का जो जिस टेम्परेचर में फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा या फिर ब्रोकन हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग टाइम, जितना सेकंड चाहिए उसको ऑपरेट होने के लिए। देन आर्किंग टाइम, आर्किंग टाइम हम लोग का क्या होता है, मेल्टिंग टाइम एंड आर्किंग टाइम। ये आर्किंग टाइम मतलब, मेल्टिंग टाइम क्या होता है ना, पहले ही मेल्ट होने से पहले जो करंट रहेगा उसको मेल्टिंग टाइम बोलते हैं। आर्किंग टाइम जब से वहां पे एक्सीड हुआ, करंट बहुत ज्यादा एक्सीड हुआ, उसका नॉमिनल करंट से ज्यादा एक्सीड हुआ, उसके बाद वहां पे हीट होना स्टार्ट हुआ, तो अभी से कुछ टाइम के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए वहां पे क्या होगा, वो एक आर्क फॉर्मेशन होता है दोनों के बीच में, क्योंकि वहां पे क्या रहता है, एक नॉर्मल सर्टेन डिस्टेंस रहता है जो कि वहां पे आर्क होने का चांसेस रहता है, तो वो जो आर्क रहता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग आर्किंग टाइम।
टोटल ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है? प्री आर्किंग टाइम एंड आर्किंग टाइम। जो हम लोग मेल्ट हो टेम्परेचर एक्सीड किए, मतलब करंट बहुत ज्यादा उसका सर्टेन करंट से एक्सीड हुआ, मतलब मान के चलिए 100 एम्पियर है फ्यूज, 200 एम्पियर करंट वहां से फ्लो किया, तो फिर क्या होगा? वहां पे हम लोग का हीट एक्सेस जनरेशन होगा। हीट एक्सेस जनरेशन होने के वजह से वहां पे हम लोग का जो ऑपरेशन होगा, मेल्ट होगा, वो प्री आर्किंग, देन उसके बाद वहां पे आर्क हुआ, तो वो टोटल मिला के हम लोग का टोटल ऑपरेटिंग टाइम होता है। देन हम लोग आते हैं टाइप ऑफ फ्यूजेस। क्या क्या फ्यूज हम लोग रहता है? एसी फ्यूज एंड डीसी फ्यूज। हम लोग सप्लाई के हिसाब से हम लोग उसको डिफरेंशिएट किए हैं एसी फ्यूज एंड डीसी फ्यूज में। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं पहले डीसी फ्यूज के ऊपर। तो डीसी फ्यूज में क्या रहता है ना, हम लोग का आर्क होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पे करंट जीरो नहीं रहता है, तो उसमें आर्क होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए वहां पे क्या होता है ना, उसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एसी। देन एसी में क्या होता है हम लोग का, हाफ साइकिल में वहां पे एवरी हाफ साइकिल में वहां पे हम लोग का जीरो आता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और हम लोग वहां पे 100 टाइम्स जीरो आता है, 100 टाइम्स। तो इसीलिए वहां पे क्या होता है ना, वो आर्क वहां पे एक्सटिंग्विश होता है, वहां पे जीरो करंट हो जाएगा तो वहां पे आर्क एक्सटिंग्विश होता है। तो इसीलिए वहां पे एसी जो फ्यूज रहता है वो एज कम्पेयर टू डीसी फ्यूज थोड़ा छोटा रहता है। देन अदर टाइप्स ऑफ फ्यूज, जितना भी टाइप आप लोग देखे हैं, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस के ऊपर भी देख रहे हैं कि कैटरेज टाइप फ्यूज रहता है, जो कि हम लोग का मोटर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, पंप विथ हाई वोल्टेज रेटिंग, ये इसमें 600 एम्पियर तक ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। और जो ब्लेड टाइप फ्यूज रहता है, ब्लेड टाइप फ्यूज हम लोग का जो रहता है, उसमें हम लोग सकते हैं, उससे 600 एबव जा सकते हैं हम लोग, जो कि हम लोग का रहता है एचआरसी टाइप फ्यूज रहता है, उसके बाद एक्सीएल फ्यूज रहता है, थर्मल फ्यूजेस रहता है, और बोल्ट टाइप फ्यूजेस रहता है। बोल्ट टाइप फ्यूजेस हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे वाइब्रेशन प्रोन एरिया हो सकता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, बोल्टेड टाइप फ्यूज रखते हैं। वहां पे क्या होता है उसका कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे हम लोग बेल्ट जो ब्लेड रहता है हम लोग का, तो वहां पे बोल्ट होके रहेगा, वहां पे होल्स रहता है, तो होल्स में हम लोग क्या करते हैं ना, उसको फिक्स कर देते हैं वहां पे नॉट बोल्ट के हिसाब से। तो वहां पे जैसे ही वो वाइब्रेशन होगा, उसको वो पकड़ के रखेगा। देन टेम्परेचर राइज क्या होता है फ्यूज में? हम लोग का जो टेम्परेचर होता है वो राइज कैसे करता है? तो फ्यूज का कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रहेगा। तो जब भी ये क्या करेगा ना, करंट के मतलब करंट के डायरेक्शन में आएगा, टेम्परेचर वहां पे डेफिनेटली इंक्रीज होगा। देन जो टेम्परेचर डेफिनेटली इंक्रीज होगा, तो वहां पे क्या होगा ना, एक हीट जनरेशन होगा। तो वो जो हीट जनरेशन होगा, वहां पे किस लेवल तक जाना चाहिए? हम लोग का एम्बिएंट टेम्परेचर तो कुछ तो रहेगा, उसका टेम्परेचर, उसके बाद हम लोग जाएगा। तो हम लोग देखेंगे अभी एक एग्जांपल लेके, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं कि उसका एक हीट रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एलॉय का दिए हैं कि वो अप टू 140 डिग्री सेल्सियस तक वो जा सकता है। और हम लोग का एम्बिएंट टेम्परेचर, इफ द एज्यूम टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस में वो इंजन के अंदर लगा हुआ है, और उसका एम्बिएंट टेम्परेचर वहां पे 80 डिग्री सेल्सियस तक है, तो उसमें और ज्यादा से ज्यादा वो 60 डिग्री तक जा सकता है, उसके बाद वो वहां से वो मेल्ट हो जाएगा। तो यही उसका बोलने का चाह रहा है कि टेम्परेचर कितना तक जा सकता है, कितना डिग्री और राइज हो सकता है हम लोग का। देन टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज। टाइम करंट हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक जो रहता है वो फ्यूज का कैसे रहता है? मान के चलिए हम लोग का अभी स्लो बॉर्न फ्यूज रहता है, आप लोग सुने होंगे स्लो बॉर्न फ्यूज, फास्ट एक्टिंग फ्यूज, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज आप लोग जानते हैं। तो हम लोग स्लो बॉर्न फ्यूज जिसमें हम लोग का टेम्परेचर करंट जो रहता है 110% अगर है, तो फिर वहां पे क्या होना, ऑपरेटिंग टाइम उसका देखिए 100 से, ये टेबल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 100 आवर से मोर जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, अगर 110% में भी करंट उसका फ्लो हो रहा है, तो ये 100 आवर्स तक वो झेल सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये स्लो एक्टिंग फ्यूज है। उस हिसाब से अगर उसका 600% जा रहा है, तो फिर इसको ये क्या करेगा ना, 0.02 से 0.1 सेकंड के अंदर ये
ऑपरेट हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग फास्ट एक्टिंग फ्यूज। उस हिसाब से वो रिप्रेजेंट किए हैं। तो देन फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक 10 एम्पियर रेटेड एक लिए हैं, उसका जिंक एलिमेंट लिए हैं, उसका जो रहता है हम लोग का जिंक लिए हैं, वहां पे उसका कैपेसिटी है 8.5 एम्पियर तक वो रनिंग करंट ले सकता है, और उसका एम्बिएंट टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस। और वो टेम्परेचर चेंज होगा, कितना चेंज होगा, -0.15% और डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस में ये 0.15 डिग्री चेंज होता रहेगा। तो उस हिसाब से वो धीरे धीरे उसके ग्रेजुअली अगर करंट इंक्रीज होता रहेगा तो वो वहां पे हम लोग का क्या होगा ना, करंट इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, और वहां पे जाके एक सर्टेन लेवल में जितना भी उसका रहेगा मेल्ट होने के लिए, वहां पे वो मेल्ट हो जाएगा। उस हिसाब से आप लोग कॉपर का देखेंगे तो कॉपर का -0.14% पर डिग्री सेल्सियस से वो इंक्रीज करता है। और कॉपर टिन का रहेगा तो उस हिसाब से वो इंक्रीज करता है। कॉपर का 0.075 एंड कॉपर टिन का हम लोग का 0.14%, यही रहता है। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ फ्यूज, ड्यूरेबिलिटी मतलब उसका सर्विस लाइफ, कितना उसका सर्विस लाइफ कितना साल चलना चाहिए। तो ये हम लोग का किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना लोड हम लोग दे रहे हैं उसको, हम लोग नॉमिनल लोड में चला रहे हैं या फिर ओवरलोड में चला रहे हैं उसको। करंट वेवफॉर्म, जो वेवफॉर्म हम लोग का आ रहा है एसी या फिर डीसी है, या फिर वहां पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोनिक्स आ रहा है, तो फिर वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, वेवफॉर्म्स को। देन एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब हम लोग का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहता है वो कितना डिग्री है, वहां पे काम कितना कर रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग का फ्यूज का जो सर्विस लाइफ है वो डिपेंड करता है। तो उसके बाद तो वो ऑटोमेकर्स जितना भी रहता है हम लोग का, वो रेकमेंड क्या करते हैं कि अगर आप लोग का फ्यूज एक हम लोग का हमेशा सर्विस कंटिन्यूअस करंट फ्लो होता रहता है वहां पे, तो वो रेकमेंड करते हैं कि उसको 70% और उससे नीचे में लोड में उसको कनेक्ट करने के लिए, अगर 100 एम्पियर है मान के चलिए 100 एम्पियर है तो फिर उसमें 70 एम्पियर तक आप लोग चला सकते हैं। उससे बियॉन्ड जाएंगे तो उसका लाइफ स्पैन जितना दिन के लिए रखना चाहते हैं और बहुत जल्दी ही उसका लाइफ स्पैन घट जाएगा, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल कूलिंग कुछ नहीं है, तो इसीलिए। देन हम लोग आते हैं एचआरसी फ्यूज के ऊपर। एचआरसी फ्यूज क्या है, हम लोग का हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है। तो ये हम लोग का क्या करता है ना, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड जब होगा वहां पे ये प्रोटेक्शन हम लोग को करता है। और ये एचआरसी फ्यूज जो रहता है वो इंडिविजुअली इंस्टॉलेशन होता रहता है। तो यहाँ पे ये कैरियर के साथ उसका फ्यूज कैरियर उसके साथ कनेक्शन होकर रहता है, वो कनेक्शन होकर रहता है। उसके बाद हम लोग उसको जैसे ही निकालेंगे, फ्यूज कूलर रहता है, वो फ्यूज कूलर से हम लोग उसको आइसोलेट करते हैं। ऐसे बेयर प्लायर से नहीं करना है हम लोग को, तो ये सेफ्टी कंसर्न नहीं तो हो जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में आता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 अप टू 1600 एम्पियर तक हम लोग उसको यूज करते हैं। तो एचआरसी फ्यूज जैसे कि आप लोग अगर उसमें कंस्ट्रक्शन के ऊपर जाएंगे तो फिर वहां पे क्या रहता है ना, फ्यूज एलिमेंट रहता है, मैं आगे भी दिखाऊंगा फ्यूज एलिमेंट एंड उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहता है उसका। तो इसका डिफरेंट ये रहता है, उसके ऊपर उसका सेरामिक का बॉडी रहता है, फिलिंग पाउडर रहता है, एंड उसका एक फ्यूज मतलब फ्यूज मेटल जो रहता है उसका फ्यूज जितना करंट फ्लो होगा तो उसमें सिल्वर का रहता है। और उसके बाद उसका ब्रास का एंड कैप रहता है। तो वहां पे क्या होता है ना, जैसे ही करंट ज्यादा एक्सीड करेगा, उसका नॉमिनल करंट से ज्यादा एक्सीड करेगा, तो वहां पे क्या होगा ना, फोर्स जनरेट होगा, हीट होगा, हीट होने से वजह से वहां पे फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि ह्यूज अमाउंट करंट शॉर्ट सर्किट करंट आ गया तुरंत ही, तो वहां पे एक फोर्स जनरेट होगा। तो वो फोर्स को वहां पे कैप्चर करने के लिए या फिर सस्टेन करने के लिए हम लोग का उसका बॉडी को उस हिसाब से हम लोग को ड्यूरेबल बनाना पड़ेगा। तो फिर उस वहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, पोर्सिलिन यूज करते हैं, ताकि
ताकि जितना भी वहां पे आर्किंग के टाइम में जहाँ पे वो जितना फोर्स जनरेशन होगा उसको वो हैंडल कर पाए। उसके बाद हम लोग का क्या रहता है ना, क्वार्ट्ज पाउडर रहता है। क्वार्ट्ज पाउडर डिफरेंट उसको रखते हैं ताकि वहां पे जैसे ही आर्क फॉर्मेशन होगा वो आर्क वहां पे क्वेंच होने के लिए क्वार्ट्ज पाउडर हम लोग वहां पे डालते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स एचआरसी फ्यूज का रहता है, देख लीजिए। हाइड्रोजन कंपैटिबल फ्यूज, इसका फुल फॉर्म है एनएस फ्यूज, उसको भी बोलते हैं फ्यूज लिंक, नाइफ टाइप फ्यूज, एचआरसी लिंक फ्यूज, उसको हम लोग बोल सकते हैं। देन ये जो फिगर में आप लोग को दिखा रहा है ये सिलिंड्रिकल एचआरसी फ्यूज है। इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखिए, ये वाला। तो ये बेसिकली एक एचआरसी फ्यूज जो रहता है हम लोग का, एचआरसी फ्यूज में ऐसे टाइप का उसका कंस्ट्रक्शन रहता है। इसमें फिलिंग पाउडर, ये वाला पोर्शन हम लोग का फिलिंग पाउडर रहता है, उसका क्वार्ट्ज पाउडर भी रहता है, सैंड भी रहता है, ये मिक्स्ड होके रहता है एंड कॉम्प्रेस्ड होके रहता है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है वो सेरामिक का बॉडी रहता है और ये ब्रास का बना हुआ रहता है उसका कैप। उसके बाद यहाँ पे करंट यहाँ पे फ्लो होगा, करंट यहाँ पे जॉइंट रहता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे करंट एक फ्लो करता है तो यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लो किया, एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लो करंट फ्लो किया, तो फिर वहां पे क्या होगा ना, ये जो यहाँ पे हम लोग का लिंक रहता है तो ये लिंक यहाँ पे टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक हो जाएगा तो वहां पे ये लॉन्ग रन में होता है या फिर ओवरलोड होता रहते होते ये हो जाएगा। मान के चलिए अभी शॉर्ट सर्किट हुआ तो वहां पे शॉर्ट सर्किट आएगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट वहां पे फ्लो होगा, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लो जैसे ही करंट फ्लो होगा तो फिर ये टोटली फ्लो आउट हो जाएगा। लेकिन अभी ओवरलोड हो रहा है या फिर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो फिर ये वाला जो फ्यूज लिंक पहले रहता है ये सब धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद ये टोटल यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोनों सेपरेशन हो जाएगा और हम लोग जो इक्विपमेंट हम लोग का प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ पे एचआर से फ्यूज ट्रिपिंग डिवाइस, यहाँ पे एक ट्रिपिंग डिवाइस भी दिया हुआ है तो ये उसके साथ कनेक्शन होके रहता है। तो जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर यहाँ पे क्या करेगा ना, ये वाला जो सिल्वर फ्यूज एलिमेंट रहेगा ये सब तो मेल्ट ही कर जाएगा। उसके बाद ये जो टंगस्टन का ये जो लिंक रहता है ये वाला भी यहाँ से टूट जाएगा। तो फिर यहाँ पे जैसे ही टूट जाएगा ये जो नीचे उसको खींच के रखा है ये ऊपर उड़ जाएगा। तो जैसे ये ऊपर उड़ जाएगा तो फिर वहां पे क्या होके रहता है ना, एक अलार्म जनरेट होगा, वो हम लोग का इंडिकेशन देगा कि हाँ ये वाला है कि ट्रिपिंग डिवाइस हम लोग का ये अभी सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था वहां पे हम लोग का फ्यूज का स्पीड डिफरेंट टाइप फ्यूज उसके रहता है। स्पीड के ऊपर भी हम लोग देखते हैं कि मोटर फ्यूजेस कैन बी कंसीडर्ड टू बी फास्ट एक्टिंग, हाउएवर देयर आर आल्सो स्लो एक्टिंग वेराइटीज। मोटर फ्यूजेस, टाइम डिले फ्यूजेस उसको बोलते हैं हम लोग, स्लो ब्लो या फिर डिले एक्शन फ्यूजेस एक्सेट्रा रहता है। सेमीकंडक्टर प्रोटेक्शन फ्यूजेस, सेमीकंडक्टर वाला फास्ट एक्टिंग या फिर अल्ट्रा रैपिड वाला जो अल्ट्रा फास्ट ये काम करता है। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे कि ऑफिशियल क्लासिफिकेशन में आएंगे तो इसके स्पीड के ऊपर नहीं जाके आईसी का कुछ स्टैंडर्ड बना हुआ है तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको नेमिंग करते हैं और हम लोग कैसे उसको चूज करेंगे कि हाँ ये वाला मुझे चूज करना है। तो उसका नेमिंग के ऊपर हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो जो आप लोग ऐसे ही देखे होंगे कि ये डिफरेंट जी एंड जीएल टाइप सीमेंस का ये एक एचआरसी फ्यूज है। तो इसमें जो फर्स्ट लेटर रहता है वो हमेशा लोअर केस में रहता है और जो लोअर केस में रहता है वो हम लोग का फुल रेंज कैपेसिटी ब्रेकिंग कैपेसिटी को दिखाता है। तो फुल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब ये बोथ ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन को ये क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन देता है। और ये सोलो अकेला ही काम करता है, मतलब एक प्रोटेक्शन डिवाइस में ये अकेला काम कर सकता है। लेकिन ए अगर रहेगा वहां पे, फास्ट लेटर अगर ए रहेगा तो ये वहां पे क्या होगा ना, पार्शियल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी रहेगा। तो पार्शियल रेंज ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है ये ओनली शॉर्ट सर्किट के लिए ये काम करेगा, ये ओवरलोड के लिए काम नहीं करेगा। तो ये ओवरलोड के लिए यहाँ पे दूसरा एक सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लगाना पड़ेगा या फिर कॉन्टैक्टर से बोलते जिसमें भी आपका सर्किट डिजाइन होगा वहां पे लगाना पड़ेगा।
तो इसीलिए ये वाला, और ये हम लोग का जो रहता है ए यहाँ पे क्या करेगा ना, हम लोग का ये मल्टीप्लायर में आता है। जो शॉर्ट सर्किट करंट रहता है वो मल्टीपल्स ऑफ करंट में आता है। मान के चलिए 100 का आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे 120 किलो एम्पियर रहता है यहाँ पे, तो 120 किलो एम्पियर तो जा सकता है। तो यहाँ पे ये रहेगा 100 एम्पियर का ये फ्यूज रहेगा, तो उसका 12 टाइम्स रहता है। देन ये तो फास्ट लेटर हो गया, या फिर फास्ट अल्फाबेट आप लोग बोल सकते हैं। सेकेंड लेटर जो रहता है हम लोग का, वो हम लोग का सेकेंड लेटर, या फिर उसको वो हम लोग का क्या रहता है ना, अपर केस में रहता है। वो अपर केस में क्या होता है, वो उसका डिफरेंट सेकेंड अल्फाबेट जो रहता है उसको क्या बोलते हैं ना, हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग उसको यूज करते हैं। जैसे कि जी स्टैंड्स फॉर जनरल, एंड एम एंड फॉर मोटर, एंड आरएस ऐसे भी रहता है, रेक्टिफायर एंड सेमीकंडक्टर। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं उसको। और टीआर भी वहां पे लिखा हुआ रहता है, तो वो फिर ट्रांसफार्मर के लिए वहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो फिर यहाँ पे फास्ट लेटर जो या फिर फास्ट अल्फाबेट हम लोग का फुल रेंज उसका दिखाता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी उसको बताता है। एंड सेकंड जो रहता है हम लोग का अल्फाबेट, उसका एप्लीकेशन के हिसाब से वो बताता है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वहां पे जीजी था और यहाँ पे एएम लिखा हुआ है। एबीबी का एक एचआरसी फ्यूज है, ये यहाँ पे 100 एम्पियर उसका रेटिंग है, 120 किलो एम्पियर उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी है। और यहाँ पे एएम टाइप मतलब ये मोटर के लिए यूज होता है। ए मतलब पार्शियल शॉर्ट सर्किट के लिए, एम फॉर मोटर ऐसे। तो ये आईईसी स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, जीजी, एएम एंड जीआर ऐसे ही। ये फास्ट एक्टिंग, ये रेक्टिफायर के लिए आर मतलब रेक्टिफायर, तो ये रेक्टिफायर या फिर सेमीकंडक्टर के लिए यूज करते हैं। ये फास्ट एक्टिंग। देन जीएस होता है, और एस फॉर सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ऐसे ही आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशन क्लासेस के हिसाब से एचआरसी फ्यूज ये करते हैं। सर इसका प्रीवियस स्लाइड थोड़ा दिखाइए तो। ये वाला ना, हाँ ठीक है सर, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें? सर इसमें डाउट है कि स्मॉल जी जो बोले हैं, उसके बाद जो कैपिटल एल है वो किस लिए इंडिकेट कर रहा था, एक बार थोड़ा सा बताइए ना सर। वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर वहां पे जी जैसा होता है, यहाँ पे जी लिखा है ना, जीएल बगल में जी लिखा है, तो जी फॉर जनरल, नॉर्मल जनरल कोई सा भी एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हैं। वो मोटर का केस में हो या फिर आपका लाइन का केस में हो, कहीं से भी आप लोग यूज करते हैं, हर जगह में आप लोग यूज कर सकते हैं उसको। अगर वहां पे स्पेसिफिकेशन अगर एम लिख दिया होता तो फिर वो ओनली फॉर वो मोटर के लिए वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके सर। हाँ सर उस टाइप का है क्या पिक्चर में, है क्या एम टाइप का जो है आपके पास, है क्या सर? ये वाला एएम। ओके ओके सर, थैंक यू। सर एल का क्या मतलब है बताइए। वो नॉर्मल जनरल के लिए, जनरल पर्पज के लिए सर। जनरल मतलब सर उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते मोटर में कहीं भी? जी वाला सर, जो जी वाला जनरल मतलब आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं उसको। जैसे कि केबल हो गया, प्रोटेक्शन, यहाँ पे जी देखिए फुल रेंज फ्यूज को जनरल यूज में आप लोग उसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं। लाइन प्रोटेक्शन, केबल प्रोटेक्शन, मोटर के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ए मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्पेसिफिक वहां पे एम आर जी एस या फिर आर लिख दिया है, तो फिर वो क्या हो जाएगा ना, स्पेसिफिक हो जाएगा। वो एम फॉर मोटर के लिए, अगर वहां पे जी एम लिख दिया है और तो फिर वहां पे क्या होगा ना, फिर वो मोटर के लिए ओनली हो जाएगा। आप लोग उसको लाइन या फिर प्राइमरी में यूज नहीं कर सकते। ये सब रहता है, क्योंकि हम लोग का वो क्या रहता है ना, जी और एंड जी एल आप लोग अगर बोल रहे हैं तो फिर
GG एंड GL उसका रहता है कि 120% से 160% तक वो करंट कैरी कर सकता है। जनरल पर्पस जो प्रोटेक्शन GG एंड GL जो मोटर हम लोग सॉरी फ्यूज जो रहता है HRC फ्यूज 120% ऑफ उसका जो नॉर्मल रनिंग करंट का ले सकता है। आप लोग अगर 160% से ज्यादा चलाएंगे एक मोटर को GG अगर लगा के तो फिर क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। वहां से पहले से वो EOCR लगा के वो ट्रिप हो जाएगा या फिर मोटर वहां पे ओवरलोड होके जल जाएगा। तो वहां पे क्या करता है ना, उसका एक्टिंग स्विच जो रहता है ऑपरेटिंग टाइमिंग उसका ज्यादा टाइम लेता है, जो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाया आपको। यहाँ पे रुकिए, पार्शियल रेंज क्या है? पार्शियल रेंज क्या है? मैं बता रहा हूँ एक। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही बोला था कि GG एंड GL हम लोग उसको मैक्सिमम 160% तक हम लोग लेके जा सकते हैं उसका एम्पियर रेटिंग के हिसाब से। नॉर्मल करंट का 160% मान चले 100 एम्पियर का है तो उसको हम लोग 160 तक जा सकते हैं। कितना टाइम के लिए? लेकिन वो 0.25 से 50 सेकंड के लिए। अगर वहां पे 50 सेकंड में वो अगर उसको लगाएंगे तो फिर क्या होगा, अगर हम लोग मोटर में हम लोग लगाएंगे तो फिर हम लोग का स्टार्टिंग में इनवर्स करंट वहां पे ड्रॉ होगा या फिर ट्रांसफार्मर में स्टार्टिंग में इनवर्स करंट फ्लो होगा तो फिर वो 6 to 7 टाइम्स करंट ज्यादा लेगा। तो उसी टाइम में क्या होगा ना, वो ट्रिप कर जाएगा या फिर ब्लो आउट हो जाएगा। समझ में आया ये वाला जो क्वेश्चन था जिसका? तो इसीलिए हम लोग वहां पे क्या करते हैं ना, GM वाला यूज करते हैं। तो GM मोटर रहता है वो क्या रहता है ना, उसका 6 to मतलब उसका 160 से एबव जो उसमें यूज करते हैं। 170 से 250 तक हम लोग उसको क्या करते हैं ना, उसका करंट को हम लोग कैरी कर सकते हैं। तो उसका जैसे कि देखते हैं हम लोग यहाँ पे 250 तक जाते हैं तो फिर वहां पे क्या होगा, तो ये हम लोग 250 एंड 600 तक यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। तो फिर ये ऑपरेटिंग टाइम कुछ तो टाइम लगेगा लेकिन ये काम हो जाएगा इसमें। तो इसीलिए वहां पे GM मोटर लिखा होगा, इसीलिए उसका ऑपरेटिंग टाइम एंड उसका करंट रेट के हिसाब से। जो पार्शियल रेंज वाला जो क्वेश्चन किए थे, पार्शियल मतलब ओनली वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देगा, वो ओवरलोड के लिए नहीं है। ओवरलोड के लिए हम लोग को वहां पे अनदर एक सर्किट ब्रेकर को लगाना पड़ेगा वहां पे। समझ में आया सर? ठीक, थैंक यू। तो ये सब डिफरेंट अदर कंट्री में ये सब उसको यूज करते हैं, उनके हिसाब से भी कुछ कुछ उनका डिजाइन रहता है। और मोनोपोली के हिसाब से भी वो वहाँ पे भी डिजाइन करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एबीसीवियंस वो सब, जैसे कि GD मतलब नॉर्थ अमेरिका में उसको डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं, मोटर में भी यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे GL यूज करते हैं, वो स्लो एक्टिंग फ्यूज रहता है ऑपरेटिंग का, स्लो एक्टिंग। GLL मतलब फास्ट एक्टिंग रिप्लेस्ड बाय GG। तो ये सब हम लोग का रहता है, उसके कैटेगरी के हिसाब से वो रहता है, डिफरेंट कैटेगरी। देन हम लोग आते हैं कि उसका एडवांटेजेस क्या क्या है। HRC फ्यूज का एडवांटेजेस क्या क्या है? हाई स्पीड है, आप लोग जानते हैं कि ये वाला हाई स्पीड ऑपरेशन फ्यूज हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि ये हाई स्पीड ऑपरेशन देता है। उसके बाद उसका लो लेट थ्रो एनर्जी, लेट थ्रो एनर्जी मतलब गो थ्रो जो एनर्जी होता है वहां पे, तो वो बहुत कम होता है, वहां लॉसेस बहुत कम होता है। एंड कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, लो कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका जो रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस उसका कम रहता है। उसके बाद एनर्जी सेविंग थ्रू लो पावर लॉस, लो पावर लॉस वहां से होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे किसी किसी HRC फ्यूज में 50 वाट लिखा होगा, एक मेंशन रहता है वहां पे नेम प्लेट के ऊपर। तो 50 वाट मतलब उसका कितना एक फ्यूज के अंदर कितना लॉसेस हम लोग का होगा, तो वो बोलते हैं उसको गो थ्रू एनर्जी उसको बोलते हैं हम लोग। देन हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी आप लोग जानते हैं 120 किलो एम्पियर तक ये ब्रेक कर सकता है। देन यहाँ पे कुछ गैस वगैरह या फिर कुछ नहीं निकलता है, अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो वहां पे कुछ गैस वगैरह नहीं निकलता है क्योंकि वहां पे कुछ केमिकल नहीं रहता है, ओनली सैंड रहता है। एंड इसका लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा रहता है, अगर आप सही से अगर उसका केप या फिर वहां पे जो होल्डर रहता है अगर सही रहेगा तो फिर ये बहुत उसका लाइफ स्पैन बहुत रहता है। सॉल्यूशन उसका बहुत कम है क्योंकि अगर कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसको पहले निकाल दो और नया वाला फिट कर दो, वहां पे कार्बन हो जाएगा तो उस हिसाब से वहां पे शॉट डाउन लेके भी आप उसको काम कर सकते हैं वहां पे। देन हाई रेजिस्टेंस
टू एजिंग। एजिंग के मतलब एक बार लगा दिए तो उसको बार बार खोलना नहीं पड़ेगा जब तक वो खराब नहीं होता है। ये सब कॉम्पैक्ट इन डायमेंशन, छोटा छोटा साइज भी आप लोग देखे होंगे, उसके कॉम्पैक्ट साइज रहता है उसका। लेकिन उसका कुछ डिसएडवांटेजेस है। क्या क्या डिसएडवांटेज है? इट इज टू बी रिप्लेस आफ्टर ईच ऑपरेशन, मतलब एक बार उसको फ्यूज हो गया तो फिर वहां पे क्या पूरा टोटल लाइन को वहां पे शट डाउन लेना पड़ेगा, उसके बाद वो फ्यूज पुलर से उसको निकालना पड़ेगा। अगर कुछ वहां पे बहुत ज्यादा हीट होके शॉर्ट सर्किट में बहुत ज्यादा एनर्जी एमिट होके वहां पे चिपक गया है उसके साथ, तो फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा ना, उसको बहुत मतलब फोर्सफुली उसको निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पे कार्बन हो जाता है, उसको मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए उसका ओपनिंग बहुत इजी नहीं रहता है, इतना इजी नहीं रहता है। इट इज एन ओपन टाइप बॉडी एंड दिस कुड कॉज सेफ्टी प्रॉब्लम। इसमें सेफ्टी प्रॉब्लम रहता है क्योंकि ये ओपन रहता है, तो वहां पे क्या हो सकता है, हम लोग ऑक्सीडाइज हो सकता है, सेफ्टी का कंसर्न रहता है। इसीलिए इट इज हाई मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मेंटेनेंस, अगर यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट हम लोग का ज्यादा होगा क्योंकि फ्यूज एक बार अगर ऑपरेट हो गया तो फिर वो मतलब उसको क्या होगा, उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, उसका कुछ रीयूज नहीं कर सकते हम लोग उसको। और उसमें क्या हो सकता है ना, आप लोग उसमें ना फ्यूज विथ इनकरेक्ट रेटिंग भी आप लोग उसको ऐसे ही आप लोग ना मतलब उसको कैलकुलेट ना करके भी डिफरेंट मान के चले मुझे चाहिए वहां पे 400 एम्पियर का रेटिंग का वहां पे करंट फ्लो हो रहा है, मैं वहां पे 100 एम्पियर या फिर 200 एम्पियर का वहां पे फ्यूज भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। रॉन्ग इंस्ट्रक्शन वहां पे जा भी सकता है, तो इसीलिए वहां पे वो कैलकुलेट करके भी लगाना चाहिए। अगर तो वहां पे थोड़ा वहां पे प्रॉब्लम होता है। देन अगर इन 3 फेज मोटर सर्किट में अगर 1 फेज ब्लो आउट हो गया तो मोटर क्या होगा, सिंगल फेज में वो ओवर करंट लेके भी ये वहां पे प्रोटेक्शन नहीं देता है, मतलब सिंगल फेजिंग प्रोटेक्शन नहीं देता है ये यहाँ पे आप लोग। उसके बाद तो उसके बाद ये ऑल टेक्नोलॉजी अभी हो गया, मतलब जितना भी हम लोग का एचआरसी फ्यूज रहता है अभी उसको क्या रहता है ना, ऑल टेक्नोलॉजी, क्योंकि वही थर्मल इफेक्ट में ऊपर काम कर रहा है, तो इसीलिए वहां पे। तो आप लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे, कैसे हम लोग एक एचआरसी फ्यूज को सिलेक्शन करेंगे? तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि केबल के ऊपर लगा रहे हैं या फिर मोटर के ऊपर लगा रहे हैं या फिर जनरल पर्पज में लगा रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोग एप्लीकेशन टाइप ऑफ द एप्लीकेशन सेकंड अल्फाबेट को देख के ही आप लोग उसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम वोल्टेज, कितना वोल्टेज में, मतलब 400 वोल्ट में काम करना है या फिर 230 वोल्ट, उसे डिफरेंट वोल्टेज में आता है, जैसे कि 230 वोल्ट में भी आता है, तो उस हिसाब से आप लोग सिस्टम वोल्टेज के ऊपर भी लगा सकते हैं। फुल लोड करंट, उसका फुल लोड करंट कितना है उसका हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग अगर कंटिन्यूस उसमें लगा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस वो ऑपरेशन में हो रहा है, तो वो 70% से कम रहना चाहिए। तो उस हिसाब से आप लोग को अगर मतलब मान के चलिए 100 उससे ऊपर भी जा रहा है तो फिर हम लोग को उससे ज्यादा हम लोग 200 एम्पियर का एक फ्यूज लेके लगाना चाहिए वहां पे। देन फॉल्ट कंडीशन, मतलब मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट कंडीशन, मतलब जो ब्रेकिंग कैपेसिटी उसका कितना रहता है वो सब भी उसको हम लोग को देना पड़ता है। टाइम करंट और करंट का कोर कितना क्या रहता है, ये सब भी देखना पड़ता है कि टाइम और करंट किस हिसाब से वो वहां पे डिक्रीज हो रहा है उसका, तो उस हिसाब। देन साइज के ऊपर भी डिफरेंट साइज, वो क्या होता है ना, हम लोग का सर्कुलर भी आता है और कहीं में स्ट्रिप टाइप भी आता है, उसके बाद बार टाइप भी आता है, तो डिफरेंट साइज का भी आता है। उस हिसाब से आप लोग का जिससे भी कंस्ट्रक्शन रहेगा उस हिसाब से आपको वहां पे लगाना। तो एप्लीकेशन आप लोग देखते हैं कि अब एप्लीकेशन हम लोग कहाँ पे उसको यूज करते हैं। बैकअप प्रोटेक्शन ऑफ एफसीबी का बैकअप प्रोटेक्शन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो प्रोटेक्शन ऑफ मोटर सर्किट इन व्हिच ऑपरेशनल शॉर्ट टर्म ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, छोटा छोटा मोटर में हम लोग इसको मोटर सर्किट में यूज कर सकते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर के साथ हम लोग इसको लगा सकते हैं, एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम लोग उसको लगा भी सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया हम लोग का फ्यूज के ऊपर, तो फ्यूज हम लोग यहाँ तक यूज कर सकते हैं। लेकिन ये तो हम लोग अगर बॉडी के साथ कुछ लीकेज करंट फ्लो हो रहा है तो ये तो उसको प्रोटेक्शन नहीं देगा। अगर वहां में मॉइस्चर बहुत ज्यादा रह रहा है वो तो प्रोटेक्शन नहीं देगा। हम लोग घर में भी जैसे भी यूज कर रहे हैं तो वो वहां पे प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो फिर हम लोग क्या किए ना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हम लोग इंट्रोड्यूस किए। कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या होता है, पहले तो हम लोग देखते हैं कि अर्थ लीकेज क्या होता है।
हम लोग का अगर कोई भी करंट कंडक्टर के थ्रू से फ्लो ना होके किसी दूसरे उपाय से हम लोग का दूसरे पाथ से करंट अर्थ के तरफ जा रहा है, तो फिर हम लोग बोल देंगे अर्थ लीकेज वहां पे हो रहा है। ये हम लोग का पोर इंसुलेशन की वजह से भी हो सकता है, और ये पर्सन के बॉडी के थ्रू से भी हो सकता है, क्योंकि ये वेट बॉडी होगा तो वहां पे हम लोग का कंडक्टर पाथ बन जाएगा, कंडक्टर पाथ बन जाएगा तो वहां पे भी हो सकता है। और ये इलेक्ट्रिकल शॉक हम लोग को भी दे सकता है। हम लोग का जितना भी रहता है कि 30 मिली एम्पियर रहता है, तो फिर हम लोग का पार्शियल इंजरी भी हो सकता है, मतलब जो हम लोग का लॉन्ग इंजरी हो सकता है 30 मिली एम्पियर में। तो फिर इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 30 मिली एम्पियर से नीचे जो भी प्रोटेक्शन देते हैं अर्थ लीकेज 30 मिली एम्पियर के नीचे में ही रखते हैं उसको। तो ये क्यों होता है हम लोग का इंसुलेशन के ब्रोकन हो जाने से, या फिर लाइव कंडक्टर हम लोग के साथ बॉडी में आके टच हो गया तो फिर वहां पे भी हो सकता है। ये इस तरफ से हम लोग का अर्थ लीकेज हो सकता है। या फिर कोई जाके छू लिया, मतलब फेज वायर को छू लिया और उसका बॉडी किसके साथ लगा हुआ है, हम लोग का अर्थ के साथ लगा हुआ है, तो फिर वहां से भी हम लोग का क्या हो सकता है ना, लीकेज हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ईएलसीबी हम लोग जो लगाते हैं, तो ईएलसीबी हम लोग कैसे काम करता है ना, वो जो हम लोग का उसका इसमें देखिए ईएलसीबी हम लोग का जो इसमें दो रहता है, फेज एंड न्यूट्रल रहेगा, एंड उसके साथ आउटपुट दो रहेगा। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो मैकेनिज्म रहता है उसका ट्रिपिंग मैकेनिज्म, इसमें दो तो रहेगा पॉइंट जो कि हम लोग का बॉडी के साथ एक कनेक्टेड रहेगा और एक अर्थ के साथ कनेक्टेड रहेगा। ये वाला जो ईएलसीबी रहता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग का। यहाँ पे कुछ हम लोग का अगर ब्रेक हो रहा है या फिर बॉडी डिफरेंस वहां पे इंक्रीज होगा, क्योंकि हम लोग का जो कंडक्टर रहेगा, कंडक्टर हम लोग का बॉडी के साथ टच हो गया, तो फिर टच हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, हम लोग का वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा। वोल्टेज डिफरेंस जैसे ही क्रिएट होगा, वहां पे एक करंट कंडक्शन करेगा, तो करंट जो फ्लो करेगा उसका बॉडी में, वो क्या करेगा ना, वहां पे सेंस करेगा। हम लोग का ट्रिपिंग मैकेनिज्म जैसे ही सेंस करेगा, वहां पे वो ट्रिप करवा देगा। ये रहता है उसका डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि देखिए टेस्ट बटन, ईएलसीबी काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है, वो यहाँ से टेस्ट बटन में हम लोग उसको प्रेस करके भी वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लीकेज कितना हो रहा है, टर्मिनल से यहाँ पे लगा हुआ रहता है आर एक्सटेंशन के लिए। वहां पे अगर वहां पे कुछ लीकेज हो रहा है, तो फिर वहां पे आर एक्सटेंशन के लिए वहां पे हम लोग रहता है आर एक्सटेंशन, जो आर चूट रहता है वहां पे। देन ये हैंडल आप लोग देखे होंगे, हैंडल यहाँ पे रहता है। ओवर करंट ट्रिपिंग डिवाइस भी यहाँ पे रहता है। तो हम लोग का जो ईएलसीबी रहता है उसको हम लोग दो डिफरेंट टाइप, दो प्रिंसिपल में हम लोग डिवाइड किए। एक तो रहता है जो वोल्टेज ईएलसीबी, एंड एक रहता है करंट ईएलसीबी। वोल्टेज ईएलसीबी हम लोग ने जैसे बोला कि उसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो फिर वहां पे वो काम करेगा। लेकिन करंट ईएलसीबी जो रहता है वो क्या करता है ना, करंट के ऊपर करंट अगर डिफरेंशिएट होगा तो फिर वहां पे वो काम करेगा, और इसीलिए करंट ईएलसीबी को हम लोग बोलते हैं कि आरसीसीबी। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज ईएलसीबी क्या होता है ना। वोल्टेज ईएलसीबी में इसमें चार पॉइंट रहता है। एक तो दो इनपुट, एक फेज एंड न्यूट्रल, दूसरा एक आउटपुट रहेगा, फेज आउटपुट एंड न्यूट्रल आउटपुट, दूसरा एक अर्थ के साथ कनेक्टेड होकर रहेगा, दूसरा एक बॉडी के साथ कनेक्टेड होकर रहेगा। कोई भी अगर फेज वहां पे कनेक्ट हो जा रहा है बॉडी के साथ, तो फिर वहां पे क्या होगा ना, वोल्टेज का डिफरेंस होगा। वोल्टेज डिफरेंस होगा तो वो बॉडी के साथ वहां पे क्या होगा, ट्रिपिंग मैकेनिज्म के साथ आएगा, और हम लोग का यहाँ पे जो रहेगा ट्रिपिंग मैकेनिज्म, इसको यहाँ पे ब्रेक कर देगा। तो ये हो सकता है। तो यही वर्किंग प्रिंसिपल में यही लिखा हुआ है। तो उसके एडवांटेजेस क्या है ना, दे आर लेस सेंसिटिव। ये लेस सेंसिटिव है, डू नॉट ट्रिप अननेसेसरीली, ये अननेसेसरीली ट्रिप नहीं होता है। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक, ये इलेक्ट्रिकल शॉक को प्रोटेक्शन देने के लिए यूज होता है। ये एक्सपेंसिव भी नहीं है इतना। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, इट can't sense the leakage from the face to any other earth body। अगर फेस से कोई अर्थ बॉडी को लीकेज करंट जा रहा है, ये सेंस नहीं करेगा।
उसके बाद इट कैन नॉट प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक इन केस ऑफ टचिंग द फेस तो डायरेक्टली। अगर फेस के साथ हम लोग टच कर रहे हैं डायरेक्टली तो फिर वहां से भी ये कुछ सेंस नहीं करेगा। इट ओनली ट्रिप्स व्हेन द लीकेज करंट फ्लोज थ्रू द अर्थ कनेक्टर। ओनली जैसे ही लीकेज करंट अर्थ के थ्रू से फ्लो होगा तभी ये डिटेक्ट करेगा, नहीं तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। Then it requires extra connection with body of the equipment and earth। body of the equipment and earth को साथ ये extra connection रहना पड़ेगा वहाँ पे। ये less sensitive है, कैन नॉट डिटेक्ट लीकेज करंट, ये डिटेक्ट नहीं कर सकता है, लीकेज करंट को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो यही रहता है। हाँ, किसी का हैंड रेज है, थोड़ा बताइए। हेलो सर उनका सब म्यूट कर दिया है, सर अनम्यूट करेंगे तो वो कुछ पूछने लगे। ऐसा ऑन ही रखो। हाँ हेलो। हाँ सर, उनका जो माइक है ना मैं तो उसका माइक अनम्यूट कर दिया हूँ, अभी वो बोल सकते हैं। क्या बोले सर एक फ्यूज में जो सर एक चीज जान नहीं सर, देखिए हम लोग क्या है सर, शिफ्ट में है, वाकी का आवाज आई, आप बंद कर दिए उसको। ओके ठीक। सर एक चीज उसी टाइम पूछने के लिए मैं वाकी ऑन किया था, वाकी की वजह से बंद कर दिया। सर वो फ्यूज में जो 16 किलो एम्पियर रहता है उसके बारे में पूछने के लिए मैं फोन कर रहा था आपको। हाँ, वो उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी रहता है। मान के चलिए अभी सोर्स आ गया आपका, तो वो जो जितना टाइम लेता है, मान के चलिए अभी 0.05 सेकंड रहता है, तो उसी टाइम में वो कितना एम्पियर तक वो जा सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो उसके लिए कुछ तो टाइम देना चाहिए ना, 120 किलो एम्पियर तक वो झेल सकता है। उतना एनर्जी अगर आएगा वहां पे वो झेल सकता है। आप लोग अगर देखे होंगे क्लास रहता है उसका, तो उस क्लास में वो जाता है, कितना उसका एनर्जी वहां पे डेसिपेट होगा, तो उस एनर्जी तक वो झेल सकता है, वहां पे ब्लास्ट नहीं होगा। मतलब आपके मान के चलिए एक सर्किट है लगा हुआ है, तो वहां पे तीनों पेज है, और वो वहां पे स्पेस तो इतना भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है, स्पेस तो कांस्टेंट ही रहता है हम लोग का। अगर वहां पे मान के चलिए हम लोग 120 एम्पियर की जगह से 100 एम्पियर हम लोग का फ्यूज है, और उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी हम लोग मान के चलिए 200 एम्पियर रख दिए, तो फिर क्या होगा, अगर मान के चलिए 400 आ गया वहां पे, तो फिर वहां पे क्या होगा, वो ब्लास्ट हो सकता है। तो वो ब्लास्ट होने की वजह से वहां से वो जो साइड में रहेगा जितना भी उसका सर्किट रहेगा, और हम लोग का जो डेलीकेट पार्ट्स रहेगा, फ्यूज रिले रहेगा, तो वो सब भी वहां पे वो उसका आग लगने का भी चांसेस रहता है। तो इसीलिए उसको कैपेसिटी को मतलब ये करने के लिए, वो जो आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए उसको कैपेसिटी को बहुत ज्यादा रखना चाहिए ना, नहीं तो वो क्या होगा ना, पर वहां पे वो खराब हो जाएगा, पूरा आग का लगने का भी चांसेस रहता है। ठीक, तो हैंड डाउन कर दीजिए, आपका क्वेश्चन अगर खत्म हो गया सर। ठीक है सर एक ये कि थोड़ा सा ये पीपीटी से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि तो हम लोग ना शिफ्ट में है तो कभी फुल ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पा रहे ना। ठीक है, आप कोशिश कीजिए जितना हो सके आप लोग हाँ, सुनने हाँ, के सर, लिए, हाँ। उसके बाद में शेयर। ओके। ठीक है, देन हम लोग आते हैं कि आरसीसीबी के ऊपर। तो आरसीसी में क्या होता है हम लोग का, जैसे कि मैं बोला कि वहां पे वोल्टेज का डिफरेंस होगा, तो फिर वहां पे हम लोग का बॉडी एंड अर्थ के साथ वहां पे क्या रहता है, हम लोग का कनेक्टेड होकर रहता है ट्रिपिंग मैकेनिज्म। तो फिर वहां पे वो सेंस करता है कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है बॉडी को, मतलब अर्थ को फ्लो हो रहा है, तो फिर वहां पे वो सेंस करके वहां पे ट्रिप करवा देगा। लेकिन हम लोग का जो वो क्या करता है ना, यहाँ पे जो हम लोग का केसीएल के ऊपर डिपेंड करता है। जितना भी हम लोग का फेज में जितना करंट जाएगा उतना भी रिटर्न आना चाहिए, ताकि वहां पे जो हम लोग का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर एक लगाते हैं, एक टोरॉइडल ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, तो वहां पे क्या रहता है ना, तो ये वाला एक ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं वहां पे। तो वो ट्रांसफॉर्मर में 3 ठो वाइंडिंग रहता है। वो वाइंडिंग में हम लोग एक तो सप्लाई यहाँ पे देखिए फेज एक लगा हुआ है, दूसरा ये न्यूट्रल एक लगा हुआ है, और यहीं से ही हम लोग उस ट्रांसफॉर्मर से ही ट्रिपिंग मैकेनिज्म उसको लिए हुए हैं। तो
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, फेज कोयल एक रहता है, न्यूट्रल कोयल एक रहता है एंड एक सोर्स कोयल रहता है। फेज कोयल एंड न्यूट्रल कोयल ऐसा रहता है कि वो उन दोनों को जो जितना भी हम लोग का कितना फेज में जितना करंट जा रहा है एंड न्यूट्रल में जितना भी करंट रिटर्न हो रहा है वो कैंसिल आउट कर सके। तो रेसिडुअल करंट हम लोग का क्या होगा ना, वहां पे 0 हो सकता है। लेकिन अगर वहां पे कुछ भी अनबैलेंस हुआ या फिर लीकेज करंट कहीं से भी फ्लो हुआ तो फिर क्या होगा, वहां से जो सर्च कल रहता है वहां पे इम्बैलेंस करंट फ्लो होगा। तो फिर वहां पे जो सर्च कल रहेगा वो क्या करेगा ना, वहां पे जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म रहेगा उसको वो एक्टिवेट करेगा और वो वहां पे ट्रिप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का एक्स्ट्रा कनेक्शन नहीं देना पड़ता है और यहाँ पे सिंपल उसका कंस्ट्रक्शन रहता है और लीकेज करंट को डिटेक्ट कर सकता है, वहां पे वो लीकेज करंट को लेकिन डिटेक्ट नहीं कर सकता है। और यहाँ पे जो टेस्ट बटन देता है हम लोग को, आप लोग देखे होंगे कि आरसीबी में ये टेस्ट बटन रहता है, कोई सा भी एक फेज में देखिए ये गया हुआ है तो उसमें यहाँ पे टेस्ट रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे अगर प्रेस करेंगे तो ये कंप्लीट पाथ बन जाएगा और ये कंप्लीट जैसे ही पाथ बन जाएगा यहाँ पे ये ट्रिप मैकेनिज्म डिटेक्ट करेगा कि नहीं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो शॉर्ट सर्किट जैसे ही हो जाएगा यहाँ पे ये उसको ट्रिप करवा देगा। उसके बाद ये इसका एडवांटेजेस क्या क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि तो ये ब्रेक दिशा के अंदर करंट लीक। हाँ सर थोड़ा एक स्लाइड पीछे करिएगा सर, एक स्लाइड। वो जो ट्रिपिंग कोयल जो दिया है वो सर, हाँ ये ट्रिपिंग कोयल है, वो कोयल किससे कनेक्ट है, वहाँ सप्लाई कैसे है? हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना, एक फेज के साथ कनेक्टेड होगा। इसका ये टोरॉइडल एक ट्रांसफार्मर है। टोरॉइडल ट्रांसफार्मर मतलब 3 टू वाइंडिंग रहेगा इसमें। तो यहाँ पे क्या रहेगा ना, फेज कनेक्शन वगैरह रहेगा, फेज का कोयल एक रहेगा, दूसरा एक न्यूट्रल का कोयल एक रहेगा और तीसरा एक शॉर्ट कोयल रहेगा एक। तो ये जो फेज का कोयल है, न्यूट्रल का कोयल जो रहेगा वो क्या करेगा ना, वो ऐसे कंफ्यूजन रहेगा, फ्लक्स वहां पे 0 हो जाएगा, जितना भी आ रहा है उतना वो वहां पे, तो रेसिडुअल करंट वहां पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो शॉर्ट कोयल जो रहता है बीच में, एक बीच में जो वो वाइंडिंग रहेगा उसमें कुछ नहीं जाएगा। तो फिर उसके साथ ही जो शॉर्ट कॉइल के साथ हम लोग का क्या रहता है ना, ट्रिप मैकेनिज्म का प्लंजर लगा हुआ रहता है, वो प्लंजर या फिर कोई सिग्नल लगा हुआ रहता है, तो फिर वहां से कुछ सिग्नल नहीं जाएगा। अगर वहां पे कुछ अनबैलेंस हुआ तो फिर वहां पे सर्च कॉइल को वहां पे क्या होगा, सप्लाई जाएगा, क्योंकि वहां पे अनबैलेंस क्रिएट हुआ, वहां पे लीकेज करंट फ्लो हुआ, तो फिर वहां पे अनबैलेंस करंट वही सर्च कॉइल में जाएगा, वो सर्च कॉइल एक्चुएट होगा और सर्च कॉइल जैसे ही एक्चुएट होगा तो वहां पे वो ट्रिपिंग मैकेनिज्म को हम लोग का सेंस करेगा, रिले सेंस करेगा और वहां पे वो ट्रिप करवा देगा। यहाँ पे ये वाला एक तो आके लगा है फेज के साथ, एक न्यूट्रल के साथ कोयल लगा है, तीसरा है और ये रिले कोयल के साथ लगा हुआ है। समझ में आया सर? मानो चलिए ये वाला हम लोग का जो रहता है ये फेज कोयल के साथ लगा हुआ है, दूसरा ये वाला जो न्यूट्रल है ये इसके साथ लगा हुआ है, तीसरा ये वाला जो कनेक्शन है ये जाके हम लोग का रिले वाला कोयल के साथ लगा हुआ है, या फिर ये वाला रिले वाला कोयल होगा तो ये न्यूट्रल वाला साथ लगा हुआ है। समझ में आया सर? हेलो सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए सर मेजर डिफरेंस क्या है आरसीसीबी और जो एमसीसीबी है उसमें, हमें कहाँ पे एमसीसीबी यूज करना चाहिए और कहाँ कौन कौन सी जगह पे आरसीसीबी यूज करना चाहिए? ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि जैसे ही देखें कि आरसीसीबी हम लोग क्या करता है, लीकेज करंट जैसे ही फ्लो होगा वो उसको डिटेक्ट कर सकता है वहां पे। लेकिन हम लोग एमसीसी में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग का मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर रहता है, वो ओवर करंट को वहां पे भी ये कर सकता है। वहां आगे जाके भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ वहां पे आरसीबी रहता है कैसे काम करता है। तो आप लोग आरसीबी एक बार देख लेंगे तो फिर आपका जो डाउट रहता है वो क्लियर हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे एमसीसीबी जो रहता है वहां पे क्या रहता है ना, हम लोग का डिफरेंट ये रहता है, जो एलएसआईजी फॉल्ट रहता है वहां पे हम लोग उसको दे सकते हैं, वहां पे है कि नहीं, वहां पे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, ओनली ये लीकेज करंट को ही ये यहाँ पे देख सकते हैं और उसका रेटिंग की से भी डिपेंड करता है। वहां पे एमसीसीबी में हम लोग उसको मोटर के भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग आरसीसीबी को मोटर के साथ नहीं लगा सकते, इतना बड़ा तो प्राइस उसका उतना ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू आरसीबीओ। तो एक बार आरसीबीओ को देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग का ये कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा।
तो इसका डिसएडवांटेजेस एक बार देख लीजिए। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ना, इट डज नॉट हैव ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं है। जैसे कि हम लोग वहां पे ओवरलोड जैसे ही होगा तो ये तो नहीं छोड़ेगा, तो फिर हम लोग अगर एमसीसीबी अगर लगा है एक मोटर के साथ, छोटा वाला मोटर है उसके साथ हम लोग एमसीसीबी में मान के चले लगा दिए हैं, तो फिर वो तो ट्री भी वहीं पे ही खर जाएगा, मतलब वहां से खराब हो जाएगा और ट्री भी नहीं करेगा। तो ये ईएलसीबी से एक्सपेंसिव है इसका, ये भी और एक डिसएडवांटेजेस है। ये अगर वहां पे फेज एंड न्यूट्रल एंड बोथ अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रल में वहां पे फेज एंड न्यूट्रल वहां पे दोनों ही साथ में क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, जितना करंट जाएगा उतना शॉर्ट सर्किट वहां पे हो जाएगा, तो वहां पे करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो भाई ये एक्चुअल भी नहीं होगा, तो फिर वहां पे भी एक प्रॉब्लम है। और इसका सेंसिटिविटी हाई होने की वजह से ये बार बार ट्रिप होता रहता है भी, और ये ओल्ड अप्लायंसेस होगा, जितना भी हम लोग का पुराना वाला अप्लायंसेस हो जाएगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर लीकेज करंट में फ्लो होगा तो अभी भी ये क्या करेगा ना, ऑपरेट हो जाएगा। तो ये सब हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, वाइडली यूज्ड जो हम लोग का रहता है आरसीसीबी वो 30 मिली एम्पियर टू 10 मिली एम्पियर तक यूज करते हैं, और आरसीसीबी जो रहता है 300 टू 500 मिली एम्पियर तक वहां पे प्रोटेक्शन हम लोग देते हैं एबनॉर्मल कंडीशन रहता है। तो सर इसका पहले वाला स्लाइड दिखाइएगा, प्रिंसिपल आरसीसीबी का प्रिंसिपल, ये वाला या फिर कौन सा वाला सर? हाँ यस सर, आरसीसीबी का प्रिंसिपल इसके बाद वाला स्लाइड। मैं ये वाला पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा, आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर शेयर कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा आपको बाद में। ठीक, ओके सर, ओके, थैंक यू। तो पूछ सकते हैं अभी। सर कई जगह 100 मिली एम्पियर का आरसीसीबी लगा रहता है सर, वो मतलब क्या कौन सी जगह होती है सर, मतलब ऐसे कौन सी एप्लीकेशन होता है सर? और एक बार बताइए सर। सर कई जगह आरसीसीबी है ना 100 मिली एम्पियर वाला भी लिखा हुआ है सर, तो सर वो एग्जैक्टली क्यों लगाते हैं 100 मिली एम्पियर का कुछ लोकेशंस में सर? तो वहां पे अगर मतलब मान के चलिए करंट वहां पे फ्लो हो तो वहां पे लगाते हो, तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है सर कि क्या हो रहा है आपका फेज, मतलब वहां पे अगर इनबैलेंस हो रहा है, फेज न्यूट्रल करंट में ज्यादा जा रहा है, इनबैलेंस हो रहा है, तो फिर वहां पे लगा सकते हैं आप लोग। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं ना, जितना भी हम लोग का टाटा स्टील में ये ईएलसीबी एंड आरसीसीबी के बदले में हम लोग आरसीबीओ यूज कर रहे हैं। आप लोग भी देखे होंगे जितना भी हम लोग का एसी वगैरह है वहां पे हम लोग आरसीबीओ यूज करते हैं। ये सब आना अभी बंद हो गया है पूरा टोटली। तो आरसीबीओ में वो तो बंद हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ओवरलोड आरसीसीबी में हम लोग ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। इसमें अगर थोड़ा सा ही पुराना वाला हो जाएगा तो बार बार ट्रिप होता रहता है, लीकेज करंट थोड़ा सा ही डिटेक्ट कर लेगा तो ट्रिप हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब ये बंद कर दिए, मतलब पूरा, इसीलिए अभी आरसीबीओ के ऊपर चले गए हैं हम लोग। आरसीबीओ बहुत, ये आरसीसीबी एंड एमसीबी का कॉम्बिनेशन है। तो ये वाला थोड़ा देखते हैं कि ऑपरेशन कैसे होता है आरसीबीओ का। तो आरसीबीओ हम लोग का रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर जो रहता है आरसीसीबी प्लस एमसीबी दोनों, क्योंकि आरसीसीबी हम लोग का क्या करता है, लीकेज करंट डिटेक्ट करेगा, एंड एमसीबी क्या करेगा, हम लोग का जो रहता है ओवरलोड तो उसको डिटेक्ट करेगा। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग का आरसीबीओ यूज होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा कंस्ट्रक्शन में, आप लोग अगर देखेंगे तो ये हम लोग का आरसीसीबी किसके ऊपर डिपेंड करता है, केसीएल के फ्लो से, केसीएल के लॉ फॉलो करता है। एंड एमसीबी हम लोग वहाँ पे थर्मल, मतलब थर्मल के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे ये थर्मल अगर हीट होगा या फिर वहाँ पे बायोमेटेरियल स्ट्रिप रहता है वो उससे ऑपरेट होगा, तो वहाँ पे वो ये चेंज होके उसका ट्रिप करवा देता है। नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वहाँ पे क्या रहता है, प्लंजर रहता है, वो उसको खींचेगा और वहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। तो ये रहता है उसका कंस्ट्रक्शन, एक बार देख लीजिए। लेफ्ट साइड जो रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है और राइट साइड जो रहता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल का रहता है। और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल का क्या करता है ना, ये जो पोर्शन रहता है मूविंग कॉन्टैक्ट ये वाला, तो ये जो हम लोग का रहता है ये वाला हम लोग का थर्मल वाला रहता है।
मतलब बाईमेटल स्ट्रिप रहता है, वो बाईमेटल स्ट्रिप क्या करता है हम लोग का, तो जैसे ही ओवर करंट जाएगा फिर मान के तुरंत तो ट्रिप नहीं करेगा, मान के चलो धीरे धीरे उसका ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होगा, तो उस हिसाब से ये उसी टाइम में वो ट्रिप करवा देगा। लेकिन अभी यहाँ पे और यहाँ पे जो आर्च्यूड रहता है, ये आर्च्यूड क्या करेगा ना, वो आर्क को एक्सटिंग्विश करेगा। एंड ये वाला जो टेस्ट बटन रहता है, वो टेस्ट बटन हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे ही ट्रिप मतलब दबाएंगे उसको, तो ये इसको टेस्ट करवाएगा कि यहाँ से फेज के साथ और एक न्यूट्रल के साथ उसमें मतलब न्यूट्रल के साथ एक ये शॉर्ट हो जाएगा, तो वहां से वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे कि मैं दिखा रहा था आप लोग को, यहाँ पे ट्रांसफार्मर रहता है, जैसे टोरॉइडल को ट्रांसफार्मर रहता है, उसमें मेन एक रहता है एंड न्यूट्रल एक लाइन रहता है एंड और एक सोर्स कॉइल रहता है। तीनों कॉइल इसके अंदर रहता है और तीनों कॉइल के अंदर ही यहाँ पे जो सोर्स कॉइल रहता है वो ट्रिपिंग मैकेनिज्म को ऑपरेट करता रहता है। और ये जो ऑपरेट करेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इसको वो सप्लाई देगा और ये वाला क्या करेगा ना, यहाँ पे इसको मैकेनिज्म को ट्रिप करवा देगा। और ये हम लोग का ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिले रहता है, ये अभी तो नॉर्मल हम लोग का क्या करता है ना, यहाँ से सप्लाई देगा और ये जैसे ही डिटेक्ट करेगा, तो जैसे डिटेक्ट करेगा ये उसको यहाँ पे ट्रिप करवा देगा। ये सोलेनॉइड कॉइल उसका रहता है और ये यहाँ पे हम लोग उसको क्लैंपिंग करते हैं, जैसे डीन रेल में हम लोग उसको क्लैंप। और बाकी जो लोग अपना जीमेल से ज्वाइन किए हैं, काइंडली वो अपना मेल आईडी मतलब पिन नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, चैट बॉक्स में पिन नंबर मेंशन कर दीजिए थोड़ा। देन आरसीबीओ में हम लोग का क्या रहता है ना, आर्क जो रहता है, तो ये क्या करता है ना, जो हम लोग का आर्क को एक्सटिंग्विश करता है एंड रीसेटिंग एंड टेस्ट बटन जो रहता है, हम मान के चलिए अभी रीसेट हो गया है, मतलब एक बार इसको क्या हुआ होगा, मतलब एक बार उसका ठीक हो गया या फिर वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, वहां पे एक टॉगल मतलब जो टेस्ट बटन रहता है उसका मतलब एक बार प्रेस करके देखते हैं। देन टाइप्स का रहता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल, आप लोग देखे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स देखे, ये वाला इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है। उसी हिसाब से टाइम डिले भी रहता है, उसमें क्या रहेगा ना, जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा कुछ टाइम के बाद वो टिप करता है, लेकिन वो वाला हम लोग यूज यहाँ पे नहीं करते हैं। उसके बाद ट्रिपिंग कॉर्प्स। हेलो हेलो बताइए सर। सर बोल रहे जो रेसिडुअल करंट मींस क्या है सर? रेसिडुअल करंट मींस जो हम लोग का मान के चलिए अभी पे मतलब टोरॉइडल आप ट्रांसफार्मर देखे, ट्रांसफार्मर जो ये वाला 3 फेज ट्रांसफार्मर देखे? हाँ सर। आप उसका कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पे तो मैं ड्रॉ करके तो नहीं बता पाऊँ क्योंकि मेरे पास वो ये पेन नहीं है। रुकिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, रुकिए। ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं कि नहीं, ये वाला जो कोयल देख, तो ये वाला जो कोयल, ये मान के चलिए एक कोयल है, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन ये फेज का कोयल है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो सप्लाई आएगा अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा कि नहीं, यहाँ से फ्लक्स जनरेशन होगा सर, फ्लक्स जनरेशन होके मान के चलिए नीचे की तरफ आ रहा है उसका, और यहाँ से न्यूट्रल में है, न्यूट्रल में जो करंट रहेगा वो रिटर्निंग बाद उसका दूसरे साइड होगा। यहाँ से करंट जा रहा है मतलब इसका इधर तरफ आ रहा है, जा रहा है मतलब इस तरफ रहेगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये दोनों को कैंसिल आउट करेंगे फेज एंड न्यूट्रल का। तो जैसे ये कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, तो ये जो दोनों के बीच में मान के चलिए अभी डिस्टर्बेंस हुआ कुछ, मतलब यहाँ पे फेज में ज्यादा करंट मतलब 10 एम्पीयर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ यहाँ से 8 को तरफ से मेरा 2 एम्पीयर चला जा रहा है और यहाँ पे 8 एम्पीयर यहाँ से फ्लो हो गया, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 2 एम्पीयर हो जाएगा, 10 एम्पीयर यहाँ पे ज्यादा फ्लो हो रहा है। ये जो 10 एम्पीयर से 2 एम्पीयर ज्यादा फ्लो हो रहा है, वो 2 एम्पीयर क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक होगा, ये जो कॉइल में ये 2 एम्पीयर स्ट्राइक है, इसके वजह से हम लोग का क्या होगा ना, ये रिले को सिग्नल देगा कि नहीं मुझे ये मैग्नेटाइज मतलब रेसिडुअल करंट मेरा आ रहा है। रेसिडुअल करंट मतलब यहाँ से जितना भी फ्लक्स जनरेशन हो रहा है और यहाँ से जितना फ्लक्स जनरेशन हो रहा है, जो जितना बच रहा है, बचा हुआ फ्लक्स,
तो यहाँ पे क्या करेगा, वो रिले को सिग्नल देगा कि नहीं ये मेरे से थोड़ा ज्यादा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो फिर तुम ट्रिप करवा दो, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये ट्रिप करवा देता है। समझ में आया सर? मतलब सर डिफरेंस जो करंट होगा, डिफरेंस जो करंट होगा यहाँ पे, फ्लक्स का जो डिफरेंस होगा उसी को, उसके वजह से यहाँ पे क्या होगा ना, करंट का डायरेक्शन हो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्लो होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स जनरेशन होगा, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, वो रिले से क्या करेगा ना, वो ट्रिप करवाएगा, सिग्नल देगा। अगर रिले को एक बार सिग्नल जा गया तो फिर वो क्या करेगा, वहां पे ट्रिप करवा देगा। ठीक है सर? ओके ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग का ट्रिपिंग कॉर्ब्स। तो ट्रिपिंग कॉर्ब क्या क्या रहता है हम लोग का, तो ट्रिपिंग कॉर्ब हम लोग क्यों पढ़ेंगे, पहले तो वो कि ट्रिपिंग कॉर्ब क्यों चाहिए। तो पहले ये देख लेते हैं कि ट्रिपिंग कॉर्ब जो रहता है, कॉर्ब जो रहता है हम लोग का, यहाँ पे एमसीबी में क्या रहता है हम लोग का, जो हेलो, हमारा आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर। ये सर आ रहा है। ठीक है। तो फिर वहां पे जो हम लोग का बायोमेटल स्ट्रिप रहता है, बायोमेटल स्ट्रिप जैसे ही वहां पे क्या होगा कि उसके वजह से जो वहां पे हम लोग का करंट वहां से ट्रिप होगा, तो फिर वो ये वाला रीजन में आएगा, फॉर्मल रीजन में आएगा। देख रहे हैं तो ये वाला रीजन में आएगा। अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ और यहाँ पे ये जो सोलेनॉइड कॉइल रहता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल जो रहता है, अगर वो एक्चुएट हुआ, ये वाला जो कॉइल रहता है, इसके वजह से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले ये एक्चुएट हुआ, तो फिर वो कौन सा, ये वाला रीजन में आएगा, मैग्नेटिक रीजन में आएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, एक्चुएट हो रहा है, तो इसीलिए ये वाला ऑपरेट होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्ब में आप लोग देखे होंगे, टाइप रहता है हम लोग का कॉर्ब बी सी डी के जेड, डिफरेंट टाइप्स का हम लोग का कॉर्ब्स रहता है। तो अभी देखते हैं। तो सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए सर, ये जो थर्मल टाइप लिखा हुआ है उसका टेम्परेचर कितना रहेगा मिनिमम? टेम्परेचर कितना रहेगा मतलब समझे नहीं सर। वो तो करंट के ऊपर आप लोग का, पहले तो देखिए जो टेम्परेचर रहता है वो करंट के ऊपर आप लोग का डिपेंड करेगा, कितना करंट जा रहा है, कितना करंट आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम सर लोग उसका टेम्परेचर कितना रहेगा सर? वो मैं वही पूछ रहा, कितना डिग्री सेल्सियस रह सकता है? नहीं, वो कितना टेम्परेचर रहेगा वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन करंट कितना रहेगा वो मालूम है मुझे सर। कितना टाइम्स मान लीजिए करंट, मान लीजिए सर मेरा 200 डिग्री तक चला गया हो तो मेल्ट हो जाएगा, कितना डिग्री तक वो से मतलब ये कर सकता है, सस्टेन कर सकता है? नहीं आपका देखिए, आप अगर वहां पे एक आरसीबीओ लगा रहे हैं तो फिर उसका हिसाब से वहां पे कॉर्ब रहेगा, ये वाला कॉर्ब रहेगा जो तो आपका थर्मल कॉर्ब रहेगा, ये सेकेंड्स एंड ये किसके बीच में, करंट एंड सेकंड के बीच में। तो सर वो तो करंट और सेकंड का कैलकुलेट होता है सर, लेकिन टाइम, करंट और टाइम का कैलकुलेट में वो सेंस करता है, लेकिन वो कितना टेम्परेचर वही थोड़ा जानना चाहिए था। ठीक है सर। नहीं सर, वो वाला टेम्परेचर कितना रहेगा वो तो करंट के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेता है, करंट ज्यादा जितना बढ़ेगा उस हिसाब से वो हीट जनरेशन इंक्रीज करेगा ना सर। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। अगर करंट आप उस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है तो फिर उसी हिसाब से हीट भी हम लोग का इंक्रीज करेगा। सर कितना करेगा वही जानना चाहिए था। ठीक है सर, चलिए तो सर आगे बढ़िए। ठीक है, ठीक। तो हम लोग देन सर्किट ब्रेकर जो रहता है हम लोग का, तो ये सप्लाई क्विक पॉसिबल इन केस ऑफ ओवर करंट में ये कितना तो काम करता है, ट्रिप उतना ही फास्ट होना चाहिए ताकि जाके हम लोग का जो इतना भी हम लोग ये लगा रहे हैं क्या हमने इक्विपमेंट को कुछ प्रॉब्लम ना आ सके।
ऐसा भी ना हो, इतना भी जल्दी काम ना करे, ताकि जैसे ही हम लोग का मोटर रहेगा में रहता है एंड ट्रांसफार्मर जो रहता है उसका इनवर्स करंट रहता है, और मोटर जो ट्रांसफार्मर अगर इनवर्स करंट वहां पे ज्यादा हो जाएगा तो फिर स्टार्टिंग में वो इनवर्स करंट ज्यादा हो लेता है, तो उसमें अगर ट्रिप कर गया तो फिर से हम लोग उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर से रिस्टार्ट किए फिर से ट्रिप हो गया। तो इतना जल्दी भी नहीं होना चाहिए, इतना फास्ट भी नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से उस कैटेगरी को लेके हम लोग को कौन सा वाला यूज करना है। लेकिन हम लोग का डोमेस्टिक में उतना नहीं चाहिए हम लोग को उतना टाइम्स का करंट, तो उस हिसाब से कहाँ कौन सा वाला हम लोग को कर्व जाना चाहिए। तो डिफरेंशिएट उसमें हम लोग किए हैं कि कर्व कौन सा वाला आप लोग का कर्व लेना चाहिए। तो ये रहता है उसका डिफरेंट कर्व। तो ये कैसे कर्व हम लोग देखेंगे, उसका एक्स एक्सिस में उसका क्या रहता है ना, मल्टीप्लायर्स ऑफ करंट कितना मल्टीप्लाई होकर रहेगा वो हम लोग को दिखाते हैं, एंड वाई एक्सिस में उसका लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ सेकेंड कितना टाइमिंग में वो ट्रिप करेगा वो दिखाता है। तो ये जो फास्ट ये रहता है, फास्ट कर्व रहता है, ये थर्मल वाला रहता है, थर्मल वाला उसके बाद ये मैग्नेटिक रीजन में आता है, सेकंड वाला जो कर्व रहता है ये वाला। देन ये टाइप बी उसमें क्या रहता है ना, हम लोग का जो कर्व रहता है वो 3 to 5 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट रहता है, उसका करंट लेगा तो वो ये क्या करेगा ना 0.4 to 30 सेकंड के बीच में ही ये ट्रिप करवा देगा। तो ये हम लोग का कहाँ पे यूज करते हैं, लो सच एज लाइटनिंग एंड रेजिस्टिव लोड, लाइटनिंग एंड रेजिस्टिव डोमेस्टिक पर्पज में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और टाइप सी वाला हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, 5 to 10 टाइम्स ऑफ करंट ले सकता है वहां पे, और ये अगर 5 to 10 टाइम्स करंट लेगा तभी ये 0.04 से 5 सेकंड के बीच में ये ट्रिप करवा देगा। तो ये कॉमर्शियल एप्लीकेशन एंड छोटा छोटा मोटर में ट्रांसफार्मर में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ज्यादातर आप लोग इंडस्ट्री में जो हम लोग यूज करते हैं और जो प्रिफरेबल है वो टाइप डी टाइप का यूज करते हैं। वहां पे हम लोग का 10 to 20 टाइम्स उसका रेटेड करंट रहता है, एंड उसका क्या रहता है ना 0.04 से 3 सेकंड के बीच में उसका रहता है। उसके हिसाब से हम लोग का टाइप के एंड टाइप जेड टाइप भी रहता है। टाइप के उसका क्या था 10 to 12 टाइम्स रहता है, लेकिन उसका ट्रिपिंग टाइम 0.054 to 5 टाइम्स के बीच में रहता है। तो ये जहाँ पे हेवी इंडक्टिव लोड रहेगा उसी में वहां पे हम लोग उसको करते हैं। और टाइप जेड टाइप यहाँ पे क्या रहेगा ना उसका 2 to 3 टाइम्स रेटेड करंट का 2 to 3 टाइम्स उसका लेगा तो वहां पे यूज करते हैं। यहाँ पे बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट जो रहेगा उसमें ये वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। देन ये रहता है नोमेनक्लेचर, उसका क्या क्या रहता है देख लीजिए एक बार। क्या रहता है हम लोग का नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में आप लोग देखे होंगे यहाँ पे उसका प्रोडक्ट कोड या फिर मॉडल नंबर जो लिख रहा है C60 जो लिख रहा है, उसके बाद ये वाला ट्रिपिंग कोर क्लास बी हम लोग जो देखे बी अभी उसका 25 मतलब उसका रेटेड करंट है 6 एम्पियर 10 एम्पियर 25 एम्पियर। उसके बाद उसी हिसाब से आप लोग का जितना भी रहेगा यहाँ पे उस लिखा हुआ रहता है। 230 वोल्ट मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने में वो ऑपरेट होगा वो लिखा हुआ रहता है यहाँ पे। ब्रेकिंग कैपेसिटी उसका कितना एम्पियर में वो रहता है। मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट ये 10,000 एम्पियर तक ये झेल सकता है यहाँ पे। उसके बाद ये जो 3 है वो एनर्जी क्लास है। एनर्जी क्लास मतलब अभी तुरंत जैसे ही हम लोग का एक शॉर्ट सर्किट हुआ तो फिर शॉर्ट सर्किट होगा तो वहां पे क्या करेगा ना हम लोग का करंट मैक्सिमम पीक तक जाएगा। तो जैसे ही मैक्सिमम पीक तक जाएगा वहां पे एनर्जी जो रहेगा वो क्या करेगा वहां पे प्रोड्यूस होगा। वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा जो कितना हम लोग का होना चाहिए और वो कितना जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। तो इसीलिए हम लोग क्लास 3 तक जाते हैं मैक्सिमम अलाउबल है। तो ये क्या करता है ना 1.5 लाख जूल्स पर सेकेंड में इसको क्या कर सकता है ये सस्टेन कर सकता है। उसके बाद रहेगा तो यहाँ पे आग लग सकता है, फायर भी लग सकता है वहां पे। तो उसको बोलते हैं हम लोग लेट थ्रो एनर्जी। जो ये बोलते हैं कि हम लोग 1.5 लाख जूल्स पर सेकेंड जो रहता है हम लोग को क्लास 3 ये अलाउ करता है। क्लास एनर्जी क्लास ये क्लास 3 जो
ये कैटलॉग नंबर है, इसका जो रहता है ये अगर स्नाइडर का है तो कैटलॉग नंबर से आप लोग उसको देख सकते हैं। और इसका ये ऑफ, उसका इंडिकेशन है ऑन है या फिर ऑफ है, वहां पे वो हम लोग देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड वहां पे लिखा हुआ रहता है, कौन से स्टैंडर्ड को ये फॉलो करके ये बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सर्किट का ऑपरेटिंग सिंबल कैसे ऑपरेट होगा ये यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो ये 3 फेज, ये सिंगल फेज का ये दिखा रहा है और ये 3 फेज का। सर C60H क्या बोले? C60 उसका प्रोडक्ट का मॉडल का जो नंबर रहता है, कोई भी एक इक्विपमेंट का उसका मॉडल नंबर रहता है ना सर, तो वही वाला है। स्नाइडर का ये वाला ओके सर। उसका मॉडल का नंबर रहता है ये वाला C60। और कैटेगरी नंबर? कैटेगरी सर उसका जो कैटलॉग में रहता है वो एस टाइप को, कौन सा कैटेगरी में ये आता है, उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी। कैटेगरी नंबर सर कौन सा वाला बोले? ए ब्रेकिंग कैपेसिटी ना, एच जो बोल रहे थे। नो नो, नीचे में सबसे नीचे में कैटेगरी नंबर करके लिखा हुआ है 24716। कैटलॉग नंबर है सर, कैटलॉग में ये वाला आएगा। मतलब आपका एक तो देगा, अगर एमसीबी का कैटलॉग होता है, आप लोग अगर देखे होंगे कोई भी मॉडल का, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का एमसीबी रहता है। तो सीरीज में एमसीबी रहता है, उसमें वो कौन सा वाला कैटलॉग में ये वाला एमसीबी रहता है वो टोटली मेंशन होकर रहेगा। ये वाला आप लोग अगर जाके 24716 कैटलॉग नंबर देखेंगे, सर्च कर लेंगे, तो वो टोटल इसका ही ओनली दिखाएगा, बाकी और किसी का नहीं दिखाएगा। अगर मारेंगे कि प्रोडक्ट कोड C60S का मारेंगे, तो फिर वो टोटल उसके अंदर में उसमें सिंगल फेज रहता है, 3 फेज रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रहता है। और उसमें कैटलॉग नंबर मार देंगे तो पूरा टोटल स्पेसिफिक यही वाला इक्विपमेंट का आ जाएगा। एक बार एनर्जी क्लास को डिफाइन करिए सर। देखिए एनर्जी क्लास मतलब आपका, जैसे ही हम लोग क्या किए ना, एक बार हम लोग का वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट आया या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ वहां पे, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो अभी तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो वहां पे कुछ तो टाइम लगा, तो ट्रिप होने के लिए टाइम लगा कि नहीं सर? तो जो जैसे ही वो जितना भी टाइम फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड में टाइम लेगा, तो वहां पे हीट क्या करेगा ना, पीक तक जाएगा। हम लोग का करंट पीक तक जा रहा है, H इक्वल टू I²RT, तो स्क्वायर में उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो हीट भी उतना ही लेवल में जाएगा। अगर वो एनर्जी क्लास उतना तक झेल सकता है, तो वो किसको डिफाइन करेगा? जी 1.5 लाख जूल्स पर सेकेंड, ये उसका रहता है। क्लास 3 में ये उतना तक झेल सकता है, 1.5 लाख जूल्स पर सेकेंड। इतना अगर एनर्जी 1.5 लाख पर जूल्स पर सेकेंड इतना एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो ये सस्टेन कर सकता है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल फायर नहीं लगेगा। अगर वहां से कुछ ज्यादा हो जाएगा या फिर 1.6 लाख जूल्स पर सेकेंड हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा ना, आग लगने का चांसेस है और वो फेलियर भी हो सकता है वहां पे। ओके सर, क्लास के हिसाब से उसका ये है क्या, कितना जूल पर सेकंड का डेटा कुछ है क्या? मेरे पास तो क्लास 3 का है। क्लास 1 एंड 2 का आप लोग थोड़ा नेट से एक दिन देख लीजिए थोड़ा, तो क्लास 1 एंड इस स्लाइड में नहीं है क्या सर? सर मेरा स्लाइड में स्लाइड में है क्या? नहीं सर, मेरा स्लाइड में नहीं है। ओके सर। हाँ सर सर वो जो ब्रेकिंग कैपेसिटी H है, तो उसका कुछ वैल्यू है क्या? हेलो। हाँ ब्रेकिंग कैपेसिटी, हाँ बताइए सर वो जो ब्रेकिंग कैपेसिटी जो H मेंशन किया है ना, उसका कुछ ये वैल्यू कुछ है जो H जो ये डिनोट किया है? तो उसका सर, उसका कैटलॉग के हिसाब से वो डिफरेंट मतलब मेड का वो डिफरेंट रहता है। उसके वो कैटलॉग नंबर से ही मालूम पड़ेगा आपको। आप प्रोडक्ट कोड को देख के जाके वहां पे ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना रहेगा वहां से वो बता देगा। क्योंकि जैसे ही हम लोग HRC फ्यूज में देखे कि उसका वो ब्रेकिंग कैपेसिटी दे रहा था 120 किलो एम्पियर और 100 किलो एम्पियर, तो उस हिसाब से वहां पे एस टाइप या फिर वो सब डिफाइन होता है वहां पे, और वो चेंज होता रहता है। यहाँ पे एस लिखा होता है, किसी का 660N लिखा हुआ रहता है, ये सब डिफरेंट कैटेगरी का डिफरेंट रहता है। देखिए यहाँ पे 660M लिखा हुआ रहता है, तो ये डेफिनेटली उसका ज्यादा होता है, तो ये सब रहता है। तो इसका सर डिफरेंट मेड का, स्नाइडर का वो अलग है, एबीबी का अलग है, तो उस हिसाब से वो लोग डिजाइन किए हैं। मोनोपोली रहता है थोड़ा। ओके, तो ठीक है सर। बट ये जो सर ये क्लासेस, हाँ सर ये जो एमसीबी है सर, ये जोन वाइज कुछ डिफाइंड रहता है क्या सर? मान लीजिए सपोज करिए हम लोग कुछ इसको जोन वाइज डिफाइंड हो सकती है, मतलब इस जोन में ये एमसीबी कैटेगरी लगेगा, ये इस जोन में ही कैटेगरी लगेगा,
ऐसा कुछ है और कैसा प्रोब आइडेंटिफाई करेंगे? तो जोन मतलब आप अगर जोन मतलब किस टाइप का जोन आप बता रहे हैं? सपोज करिए हजार्डियस जोन में सर हम लोग मान लीजिए कि कोई गैसेस जोन में ये वाला एमसीबी लगेगा और इस तरीके के जोन में मतलब सपोज करिए कंडीशन लेते हैं डस्ट एंड प्रूफ वाला लेते हैं, डस्ट एरिया में ये इस प्रकार का एमसीबी लगेगा, कुछ ऐसा डिफाइंड है सर? हाँ, वो उनका रहता है, उनका कैटलॉग के हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के हिसाब से वो रहता है वहाँ पे, वो देते हैं, वो वहाँ पे प्रोटेक्शन देते हैं कि हम लोग का ये डस्ट फ्री है, वो कितना रहता है वो सब उनको देखना पड़ेगा सर। ये तो बेसिक है, इतना तो नहीं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? तो उनका पहला तो ये है कि उनके कैटलॉग के हिसाब से वो देते हैं, और दूसरा ये है कि इसका एडवांस क्लास होता है तो वहाँ पे टोटल बताया जाएगा, क्योंकि अभी ये बेसिक है तो इतना मैं स्लाइड में नहीं डाला उसका, और बहुत सारा चीज है कि बताना पड़ेगा, टाइम भी हो रहा है सर, तो इसका थोड़ा एडवांस भी तो अब इसका एडवांस में भी आप जा सकते हैं थोड़ा, ठीक है। तो उसके बाद सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो ये हम लोग का जो करंट रेटिंग वो रहता है उसका ट्रांसफार्मर का, तो ये रेटिंग ब्रेकर का हम लोग रेटिंग कैसे करते हैं ना, हम लोग इसे क्या करते हैं ना, ट्रांसफार्मर का रेटिंग लिए उसके बाद हम लोग उसका परसेंटेज, उसका जो परसेंटेज इंपीडेंस रहता है उसको जेड को हम लोग उसको कैलकुलेट कर दिए, ऐसे इसका फॉर्मूला है, फुल लोड कितना रहेगा उसका, तो फुल लोड के हिसाब से 1.1 टाइम्स, क्योंकि 10% उसका अलाउ करता है उसका कैपेसिटी करंट के लिए, तो 1.1 टाइम्स उसका फुल लोड करंट के हिसाब से हम लोग उसको ले लेते हैं। किसके हैंड रेज है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं क्या? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। वो जो लेक्चर ट्रांसफार्मर के लिए अच्छा परसेंटेज इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर जेड है, उसको क्या कैसे निकालते हैं, कुछ फॉर्मूला है सर? नहीं, वो तो पर यूनिट इंपीडेंस है, वो आपका ट्रांसफार्मर में लिखा हुआ रहता है, ये तो वहाँ पे परसेंटेज ऑफ इंपीडेंस लिखा हुआ रहता है वहाँ पे ओके, मान लीजिए कि उधर वाला कुछ मेंशन नहीं है ट्रांसफार्मर में, हेलो सर, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। हेलो, ठीक है, तो परसेंटेज अगर इंपीडेंस निकालना है तो पर यूनिट इंपीडेंस आप उसको निकाल के उसका रेजिस्टेंस कितना है उसको देख के ही आप लोग उसका निकाल सकते हैं, उसका कितना रहता है पर यूनिट, उसका टोटल सर्किट में कितना आपका ये, लेकिन ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, क्योंकि वो सिस्टम में आपको दिखाना पड़ेगा कि कितना है उसका, नहीं तो आपका उसका टेक्निकल डाटा शीट से मांगना पड़ेगा वहां पे जाके। ओके ठीक है सर, थैंक यू। यहाँ पे आपको अगर आईआर करेंगे या फिर उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस लेंगे उस हिसाब से आप लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आईआर लेंगे तो टोटल आ जाएगा उसका वैल्यू, एंड रेजिस्टेंस लेंगे तो उसका वहाँ पे इंसुलेशन वगैरह हम लोग देते हैं तो उसका ज्यादा आता है थोड़ा, तो पर यूनिट इंपीडेंस देना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है वो टोटल सिस्टम का कितना रहता है उसका कैलकुलेशन करना है, उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो उसका टेक्निकल डाटा शीट से वो टोटली मिल जाता है, क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन में ये जरूरत पड़ता है वहां पे, ठीक है। तो उसके बाद ब्रेकिंग कैपेसिटी, जो ब्रेकिंग कैपेसिटी हम लोग का रहता है ये उसका फॉर्मूला रहता है हम लोग का परसेंटेज ऑफ इंपीडेंस इनटू 10 डिवाइडेड बाय केबी स्क्वायर डिवाइडेड बाय केबी, कितना केबी का रहता है, वहां से हम लोग उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी हम लोग उसका निकाल सकते हैं। फॉल्ट लेवल हम लोग का 1.1 इंटू बीएल जो रहते हैं, उसके बाद डिवाइड बाय √3 इंटू जेड, ये फॉल्ट लेवल वहां से कैलकुलेट कर देते हैं। इसमें हम लोग फॉल्ट लेवल कितना करंट का, फॉल्ट करंट यहाँ से मैक्सिमम फॉल्ट करंट कितना जा सकता है और वहां से कितना इंपीडेंस हो सकता है वहां से कैलकुलेट भी आप लोग कर सकते हैं अगर चाहे तो, ये वाला। लेकिन ये वाला जो सर आप पूछ रहे थे कि आप लोग का परसेंटेज इंपीडेंस कैसे निकाल सकते हैं, ये तो जेड रहेगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ इंपीडेंस ये वाला नहीं है, वो वाला ये इंपीडेंस और ट्रांसफार्मर रहेगा ओनली। देन मेकिंग कैपेसिटी क्या करता है, तो ये क्या करता है ना, हम लोग का कितना एम्पियर का ये मतलब अगर करंट अगर वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर फॉल्ट कंडीशन में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये कितना एम्पियर का करंट वहां पे जा रहा है, तो वहां से हम लोग उसका मेकिंग कैपेसिटी देख सकते हैं, उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये डिफरेंट उसका
ये ब्रेकिंग कैपेसिटी उसका देखिए, इसका स्टैंडर्ड पीए कितना रहता है, मिनिमम मेकिंग कैपेसिटी, उस हिसाब से ये कैलकुलेट करते रहते हैं हम लोग। देन ड्यूटी साइकिल आप लोग जानते हैं कि ड्यूटी साइकिल कहाँ कहाँ पे हम लोग उसको यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ब्रेकर में भी आप लोग देखे होंगे। जनरली ये आप लोग एसीबी में या फिर बीसीबी में देखे होंगे कि ये ओपन रहता है, फिर कुछ टाइम लेता है, उसके बाद ये क्लोज रहता है, फिर से ओपन होता है, अगर कुछ फॉल्ट हुआ तो फिर से कुछ टाइम लेता है, उसके बाद ये क्लोज ओपन होता है। ये उसको बोलते हैं ऑटो रिक्लोजिंग टाइम या फिर ऑटो रिक्लोजिंग सीक्वेंस। ये ज्यादातर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में या फिर ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इसको यूज करते हैं, नहीं तो हम लोग इसको नॉर्मली डिसेबल ही करके रखते हैं, क्योंकि अगर कुछ फॉल्ट हुआ ओपन हो जाएगा, उसके बाद 0.3 सेकेंड, ये जैसे कि दिखा रहा है यहाँ पे स्लो है, तो यहाँ पे 3 मिनट दिए हैं हम लोग, 3 मिनट के बाद ये ऑटो ट्राई करेगा कि फॉल्ट डिटेक्शन करेगा कि नहीं क्लोज होने के लिए। अगर फिर से कुछ फॉल्ट अगर होगा तो भी तुरंत ही वहां पे कुछ विदाउट टाइम डिले वहां पे क्या हो जाएगा ना, वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे फिर से कुछ टाइम के बाद फिर से ये क्या करेगा ना, क्लोज करने के लिए फिर से कमांड देगा। अगर वहां से भी कुछ कमांड आएगा कि नहीं अभी भी फॉल्ट है, तो फिर वो परमानेंटली ओपन हो जाएगा, वो फॉल्ट लेवल में चला जाएगा। तो ये उसका फास्ट 1 हम लोग देते हैं ज्यादातर, और ये फास्ट 2 हम लोग नहीं देते। फास्ट 1 ज्यादातर आप लोग देखे होंगे, और स्लो भी इतना भी नहीं रहता है, ये फास्ट 1 ही आप लोग देखे होंगे, ये वाला। देन इम्पल्स वोल्टेज रेटिंग। इम्पल्स वोल्टेज रेटिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे होंगे, ये वाला देख लिए, हम लोग का इम्पल्स वोल्टेज रेटिंग क्या रहता है। मान के चलिए अभी मेरा यहाँ पे ये देखिए UIMP जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये वाला जो 12 के भी लिखा है, मान के चलिए अभी कुछ वोल्टेज सोर्स हुआ, तो वहां पे क्या हो सकता है ना, ये 12 के भी तक ये वो सोर्स को सस्टेन कर सकता है। लेकिन ये ऑपरेटिंग वोल्टेज उसका 690 वोल्ट है, ये 690 वोल्ट का अंदर ये काम कर सकता है, लेकिन ये उसका जो हम लोग का वोल्टेज रहता है, तो ये वहां पे 12 के भी तक जा सकता है। इम्पल्स वोल्टेज रेटिंग ये इतना रहता है। देन शॉर्ट टाइम ऑपरेटिंग कैपेसिटी, उसका डिफरेंट कितना शॉर्ट टाइमिंग है, ये ऑपरेटिंग कैपेसिटी कितना रहता है उसका, ये जो रहता है ICS कितना करंट ये ब्रेक कर सकता है, उसका 65 किलो एम्पीयर तक ये ब्रेक कर सकता है उसका। ये SCB हम लोग का ABB का एक SCB है, SSE3N25, इसका ही नेमप्लेट है। देन ICU क्या होता है ना, अनलिमिटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो ये अनलिमिटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी में क्या रहता है ना, मैक्सिमम फॉल्ट करंट कितने में वो विदाउट डैमेज ये ब्रेक कर सकता है। तो ये हम लोग का वही 65 किलो एम्पीयर तक रहता है, ज्यादातर सेम ही रहता है। अगर यहाँ पे चेंज कुछ अगर ये वाला अगर कॉस्टली नहीं रहेगा, ज्यादातर कॉस्टली रहेगा तो ये सेम रहेगा, अगर कॉस्ट कम रहेगा तो फिर यहाँ पे ICU एंड ICS कम ज्यादा दिखने को मिलता है। ICS हमेशा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ICU। देन ICS मीन्स उसका सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी, कितने में वो ब्रेकिंग होता है। ये हम लोग का क्या रहता है ना, परसेंटेज में ये वेरी करता रहता है, 20, 30, 40, 60, 70, 100% अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के हिसाब से ये डिपेंड करता रहता है। देन ICW क्या रहता है ना, ICW उसका विथस्टैंड कैपेसिटी, ये जो हम लोग का ये 65 किलो एम्पीयर तक जाएगा, वो 1 सेकंड के लिए ये क्या कर सकता है, झेल सकता है। 1 सेकंड के अंदर ये अगर ट्रिप हो गया तो फिर हो गया, अगर 1 सेकंड का उससे ज्यादा चला जाएगा तो फिर ये क्या करेगा ना, ये परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। तो यही होता है हम लोग। तो हम लोग का ये जो रहता है ICW रहता है, ये MCCB का कम रहता है, उसके बाद क्लास B का उससे भी कम रहता है, SCB का ज्यादा रहता है। तो अभी तो किसी का क्वेश्चन? हेलो हेलो, नो सर, नो सर, थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग का सर्किट ब्रेकर यहीं तक था। उसके बाद आप लोग का अगर
और वेबिनार हो रहा है तो फिर हम लोग उसका डिफरेंट नेक्स्ट लेवल में जाएंगे कि एससीबी एंड वीसीबी एंड एसएफसी कैसे काम करता है, इसमें हम लोग देखेंगे। और हम लोग अभी एक बार चैट बॉक्स में ये मैं डाल दे रहा हूँ, एक बार आपका फीडबैक थोड़ा दे दीजिए एंड मैं वो पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा। हेलो, थोड़ा मेकिंग कैपेसिटी में थोड़ा बोलिए ना सर, मेकिंग कैपेसिटी के बारे में। बोल रहा हूँ। थोड़ा फीडबैक भर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर। सर पीपीटी ईमेल में आएगा ना? क्या पीपीटी ईमेल में भेजेंगे या कहाँ पर? मैं यही वाला मैं चैट बॉक्स में कॉल कर दूंगा, डाल दूंगा, आप लोग यहीं से डाउनलोड कर दीजिए। ड्यूटी साइकिल सर एमसीबी आरसीबी आरसीसीबी सब में रहता है क्या? बस एससीबी और सर्किट वीसीबी में रहता है? ड्यूटी साइकिल ड्यूटी साइकिल क्या एससीबी और वीसीबी में रहता है कि सारा सर्किट ब्रेकर में, जैसे कि आपका फ्यूज का बोले, एमसीबी का बोले, सब में रहता है? नहीं, वो एससीबी एंड वीसीबी का रहता है। ज्यादातर वीसीबी का आप लोग देखे होंगे क्योंकि वो ऑटो रिक्रूट सारे में नहीं रहता है सर। ओके। कौन सा वाला पूछ रहे थे आप? और एक क्या क्वेश्चन था सर? हेलो, ब्रेकिंग कैपेसिटी और मेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी ये बोलता है कि कितने में हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं। मान के चलिए हम लोग का भी एक ये लेते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी, हम लोग उसका ब्रेकिंग, ये हम लोग का फॉल्ट करंट से हमेशा फॉल्ट करंट से ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर फॉल्ट करंट की कितना होगा, अगर 65 किलो एम्पीयर हो रहा है तो उससे हम लोग को ब्रेकिंग कर सकते हैं जितने भी। अगर वहां पे कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो फॉल्ट करंट जैसे ही आएगा वो ब्रेकर खराब हो जाएगा। तो वो उसको कैलकुलेशन में ये रखने के लिए हम लोग उसका फॉल्ट लेवल हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं 1.1 टाइम्स ऑफ उसका जो वोल्टेज करंट है उसका पावर को लेते हैं ट्रांसफार्मर का, उसके बाद उसका डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, उसका इम्पीडेंस के साथ, √3 Z। तो ये आप लोग का आ जाएगा कि कितना हम लोग का इम्पीडेंस रहता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना रहता है, ये फॉल्ट लेवल रहता है। तो ये फॉल्ट लेवल जो हम लोग का रहेगा तो वो हम लोग का क्या रहेगा, ब्रेकिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगा तो फॉल्ट करंट हम लोग का जितना भी रहेगा उससे हम लोग नीचे ज्यादा लेंगे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे ICN, यहाँ पे जो ब्रेकिंग कैपेसिटी जो रहता है अगर 1500 से नीचे होगा तो उसका पावर फैक्टर इतना लेंगे और मिनिमम उसका 1.141 लेंगे। तो ये हम लोग आप लोगों में जैसे ही दिखा है यहाँ पे, ये वाला देखिए, ये उसका एक्चुअल सिनेरियो ये वाला है, उसका 5 एम्पियर का ये एक फ्यूज है, उसका मतलब 2.5 किलो एम्पियर, लेकिन उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना है दिखा रहा है IC, अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी उसका 65 किलो एम्पियर एंड उसका शॉर्ट सर्किट, उस शॉर्ट सर्किट में वो वहां पे कितना तक 65 किलो एम्पियर तक जा सकता है, वही रहता है। और ये 1 सेकंड तक अंदर ये 65 किलो तक जा सकता है। 61 सेकंड के अंदर अगर फॉल्ट क्लियर हो गया या फिर 60 से नीचे आ गया तो फिर ठीक है, अगर 60 से ज्यादा जाएगा तो फिर ये खराब हो जाएगा, यही रहता है। एंड मेकिंग कैपेसिटी क्या रहता है उसका, ना कितने में वो मेक हो रहा है। और ये किलो एम्पीयर में हम लोग का मेकिंग कैपेसिटी रहता है, उसका ये पावर फैक्टर एंड इंस्टेंट स्विचिंग रेशियो कितना बार उसको हम लोग उसको बार बार उसको ऑन कर रहे हैं ऑफ कर रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। एंड मेकिंग कैपेसिटी रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है, ये कितने में हम लोग उसको क्या करते हैं ना मेक कर रहे हैं।
सर मान लीजिए एक ये जो एचसीबी का जो रेटेड है 1000 एम्पियर, तो उसका ये मेकिंग कैपेसिटी क्या कितना कैसे निकालेंगे? क्या क्या? एक एचसीबी का अगर रेटिंग 1000 एम्पियर है, उसका मेकिंग कैपेसिटी कितना होगा? हाँ, मैं आपको दिखाया ना, ये वाला फॉर्मूला है, दिखाइए ना, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो यहाँ से आप लोग का वहां से देख के ही आप लोग निकाल सकते हैं वहां पे। नहीं, ये तो सर ब्रेकिंग का, मैं पूछा था मेकिंग कैपेसिटी जो होता है उसका कुछ वैल्यू कैसे निकाल? वो मेकिंग कैपेसिटी उसमें ऊपर लिखा हुआ रहता है, उसका वो डिजाइन है, वो ऐसे निकालना मतलब उसका ऑब्वियसली वो मेकिंग कैपेसिटी जितना रहेगा वो ब्रेकिंग कैपेसिटी से कम ही रहेगा। ब्रेकिंग कैपेसिटी या फिर सेम रह सकता है या फिर कम रह सकता है, इतना ही हो। वो डिजाइन है उसका, और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन का आता है सर। आप लोग अगर कॉस्टली इक्विपमेंट में जाएंगे तो फिर उसका क्या रहता है ना, वहाँ पे 65 जैसे मैं दिखाया आपको, 65 में भी ब्रेक हो रहा है, 65 में भी मेक हो रहा है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट में भी 65 पे। लेकिन हम लोग का अगर जैसे ही जाएंगे मेकिंग कैपेसिटी या फिर डिफरेंट डिफरेंट में, तो 65 में उसका तो ब्रेकिंग हो रहा है, लेकिन 45 में उसमें जा सकते हैं मैक्सिमम, उस टर्न कर सकता है वो 65 में, लेकिन वहाँ पे 45 में वो ब्रेक हो सकता है। यही सब होता है। ठीक है। सर ऑपरेशन साइकिल कितना होगा सर? ऑपरेशन साइकिल मान किसका? एसीबी का? हम सर जैसा प्रोसेस करिए ऑपरेशन साइकिल ऑफ एमसीबी मतलब रहता है, तो सर वो कुछ रेटिंग के हिसाब से डिफाइंड होगा ना कि इतनी रेटिंग पे इतना है, तो उसका कुछ लिस्ट है सर आपके पास? में लिस्ट तो नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे 10,000 ऑपरेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, उसको मेंटेनेंस के लिए भेजते हैं। नहीं तो 6 महीना अगर हो जाएगा तो फिर नहीं तो एक साल हो जाए, क्योंकि हम लोग का जो ये एरिया होगा, मतलब अगर हम जितना भी वाइब्रेशन प्रोब एरिया नहीं है, या फिर आप लोग का अगर वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह नहीं होता है, हो रहा है, तो साइड का कंडीशन को देख के ही हम लोग क्या करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट उसको कैटेगराइज किए। कुछ का 6 महीना होता है, किसका 1 साल होता है। ज्यादातर वो तो सब ही हम लोग का कहाँ पे रहता है, जो जितना भी एसीबी रहता है वो सब हम लोग का ये यूनिट में मतलब ये सेंट्रल ये में रहता है, मतलब एसी वगैरह रूम में रहता है। तो फिर वहाँ पे मॉइस्चर होने का ज्यादातर चांसेस बहुत कम रहता है। तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, उसको 1 साल में भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे डस्ट वगैरह वहाँ पे रहता है, वो उसको ओईएम के हिसाब से हम लोग उसको 6 महीना दे रख के बाकी सबको इसको ये करते हैं। ऐसा कुछ चार्ज नहीं है। उसके बाद 10,000 ऑपरेशन, नहीं तो एसीबी को हम लोग क्या करते हैं 6 महीना फिर 1 साल में उसको मेंटेनेंस करना ही है। सर मतलब टाटा स्टील में अपने मतलब 6 महीने का एक साइकिल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, नहीं तो सही चेंज कर देते हैं, ऐसा सर? चेंज नहीं सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो हम लोग 1 ईयर तक करते हैं सर। जैसे 6.6 kV का 33 का वो तो 1 ईयर 2 ईयर के हिसाब से होता है। वही मैं बोला कि जैसे कि आपका प्रोन एरिया नहीं है, जैसे कि आप लोगों का जहाँ पे एसी वगैरह रूम में रहे और वहाँ पे साइड का कंडीशन बहुत अच्छा है, तो फिर ठीक सही है। हम लोग वहाँ पे जाके वहाँ पे रेगुलर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कुछ ये वगैरह नहीं है, तो फिर वहाँ पे सही है। अगर मान के चलिए वहाँ पे एसी वगैरह नहीं है, वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह बहुत हो रहा है, डस्ट वगैरह है, तो फिर वहाँ पे फ्रिक्वेंटली जाके देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे टीएसके में हम लोग यहाँ पे 1 साल का करते हैं, एक एज पर ओईएम के विजिट के बाद हम लोग वो उसको 1 साल कर दिए हैं अभी, नहीं तो वो तो पहले ही 6 महीना था। सर कुछ हमारे ब्रेकर रहते हैं, वो कंटिन्यूस ऑपरेशन पे रहते हैं, मतलब उसका हर 10 मिनट पे एक बार बंद चालू होता है सर। तो उस कंडीशन में मतलब 10,000 साइकिल अप्रोक्स मान के चलिए सर। हाँ, तो फिर 10,000 उसको लेके चलेंगे आइदर और जैसे मैं बोला आइदर और एंड और। ओके सर। जो पहला हो जाएगा उसको ही करना है पहले। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर।